ये एक ऐसी न्यूज़ है जो कल बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रही, मतलब एक तरीके से सबके द्वारा इस न्यूज़ को कवर किया गया और ये अपने ही आप में एक बड़ी बात थी। तो सोचा स्टार्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में बताऊं और इसके ऊपर एक आप लोगों को एडिटोरियल भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये आप लोगों के सामने है पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर पर्सन है इसका नाम क्या है आप लोगों को भी पता चल जाएगा, पर ये जो बराबर में बैठा हुआ है इसका नाम आप लोगों को सबको पता होगा। तो देखो बता दो बताओ कौन 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 इसके बारे में नहीं जानता है। आप लोग कमेंट करो फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी क्या हुआ है यहाँ पर, ये अलकायदा का चीफ था ये, और ये यूएसए की एक स्ट्राइक में काबुल यानी कि अफगानिस्तान के अंदर मारा गया है। तो अफगानिस्तान के अंदर मारा गया है तो दुनिया ने एक तरीके से इसको सेलिब्रेट किया। इसके पीछे रीजन है सेलिब्रेट करने का। रीजन क्या है? रीजन ये कि जब यूएसए के अंदर एक अटैक हुआ था, ये आप लोग आप बोलते हैं इसको 9/11 अटैक, ये 2001 में अटैक था। और यहाँ पर यूएसए का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है न्यूयॉर्क के अंदर में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग थी, उसके बीचों बीच में से हवाई जहाज निकाल दिया था। तो इसकी वजह से लगभग मोटे मोटे तौर पर बोला जाता है 3,500 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि यहाँ पर 29 लिख रखा है विकीपीडिया के ऊपर, पर लेकिन ये बताया जाता है कि और भी ज़्यादा लोगों की यहाँ पर जान गई थी। तो जिसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें देखने को मिलती। और यही एक वो इंसिडेंट था जिसने यूएसए को प्रोवोक किया, यानी कि यूएसए को मिर्ची लगी तो यूएसए जाकर घुस गया अफगानिस्तान के अंदर में तालिबान को मिटाने के लिए। रीज़न क्या था? रीज़न ये था उस टाइम पर कि ये पर्टिकुलर जो पर्सन था ओसामा बिन लादेन, उसके द्वारा ये काम किया गया था। और ओसामा बिन लादेन जो है उस टाइम पर अफगानिस्तान में था। तो उसने बोला कि ओसामा बिन लादेन को दे दो, उसको ब्लैंक पॉइंट पर शूट करना है हम लोगों को। अफगानिस्तान ने बोला कि वो तो हमारे पास में नहीं है, तो उसको बाईपास देकर उन्होंने पाकिस्तान में निकाल दिया। तो यूएसए को बड़ा गुस्सा आया। यूएसए कह रहा है कि ये रिक्शा वाला, और वो भी हम बैठे हैं यहाँ पर, मतलब दुनिया को चलाने वाले, और हमारे सामने ऐसा बोल रहा है। तो यूएसए ने ही ये पाले थे बेसिकली, अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोगों को बताऊं, ये यूएसएसआर से लड़ने के लिए। पर आज की डेट में अपनी ही बिल्ली अपने को ही म्याऊ करने लगी। तो उस टाइम पर फिर यूएसए यहाँ पर गया और 2001 में जो यूएसए के द्वारा एंट्री की गई थी, यहाँ से निकल कर कब आया ये? अब यहाँ पर निकल कर आया 20 साल बाद। पर लेकिन फिर से तालिबान को ही एक तरीके से पार देकर चला गया। तो यानी कि कई सारे यूएसए के प्रेसिडेंट जो है नाक रगड़ कर चले गए, पर लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकला। तो अभी जो बाइडन साहब की जो रैंकिंग है वो काफ़ी नीचे जा रही थी। तो इसके चलते यहाँ पर जो बाइडन साहब ने एक कमाल दिखाया जिसमें यहाँ पर इस इंसान को टपका दिया, ठीक है। ये इंसान जो है, इसके बारे में सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगी जब मैं पढ़ रहा था, ये भाई साहब एक सर्जन थे। सर्जन यानी कि डॉक्टर जो लोगों का इलाज किया करते थे। पहले लोगों का इलाज सही तरीके से करते थे, फिर इन्होंने एक अलग तरीका अपना लिया लोगों का इलाज करने के लिए। और इजिप्ट के थे, और आप लोगों ने देखा होगा बच्चे अक्सर बड़ों को देखकर कुछ ना कुछ सीख लिया करते हैं। तो ये इजिप्ट के रहने वाले थे। वहाँ पर एक ऐसे ही कैटेगरी का एक इंसान था जिससे ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए, ठीक है। तो जिनका नाम था यहाँ पर इस्लामिस्ट थे। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर वयाद कुवैत, तो इनसे यहाँ पर उनको रिप्लेस करने की कोशिश इनके द्वारा की गई अपने आप को, और अपने आप को यहाँ पर सुन्नी का एक मसीहा इनके द्वारा बनाकर अपने आप को बाहर निकाल कर लेकर आया गया। तो इसके चलते यहाँ पर काफ़ी नजरें थी। और यहाँ पर अगर बात करें, ओसामा बिन लादेन का राइट हैंड भी इसको बोला जाता था, ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली जो है यूएसए की स्ट्राइक में काबुल के अंदर मारा गया। तो बात ये की जा रही है यहाँ पर कि सुन्नी इस्लामिस्ट जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक काफ़ी बड़ा झटका लगा है यहाँ पर, कहीं ना कहीं एक ऐसा बोल सकते हैं। और आने वाले टाइम में थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं एक ऐसा एरिया जो कि इनके कंट्रोल में रहता था, वहाँ भी थोड़ी नॉर्मल सी देखने को मिलेगी। देखिए, सामने वाले को आप लोग जब तक एक कंट्रोल नहीं करते हो तब तक चीज़ें वो सर पे कूदता रहेगा, पर लेकिन जब आप लोग कंट्रोल करने पर आओगे ढंग से चीज़ों को लेकर, तो फिर चीज़ें सप्रेस भी होती हैं, ठीक है। और उसकी नेगेटिव और गलत चीज़ें दुनिया के सामने रखो तो फिर पता चलता है कि एक्चुअल में वो इंसान क्या था। तो ये है बेसिक चीज़ें, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ है यहाँ पर, ये पेलोसी जो है ये ताइवान में लैंड कर गई है, चाइना के चिल्लाते चिल्लाते, चाइना के रोकते रोकते। तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा गर्माहट बनी हुई है। चाइना ने बोला था कि अगर यहाँ पर आएगी तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम मिलिट्री एक्शन ले डालेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर यूएसए और चाइना के बीच में क्या मुद्दा निकल कर आता है, क्योंकि ताइवान को चाइना जो है वो अपना पार्ट बोलता है और सोचता है कि उसको अपने में मिला ले कंप्लीटली। पर यूएसए बोलता है कि वन चाइना पॉलिसी सही है तुम्हारी, पर लेकिन तुमको ताइवान को ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल अपने में मिलाकर बैठ जाओगे। तो ये काफ़ी बड़ा मुद्दा रहता है आज की डेट में, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग यहाँ पर आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। आज है 3 अगस्त। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस जो है वो बहुत ही शानदार रहने वाला है। करंट और स्टैटिक का बहुत प्यारा सा मिक्सचर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो वीडियो को अच्छे से एंजॉय करना है, जिससे कि आप लोग सारी चीजें जो है अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। और इसी के साथ में आज के जो एसएलवी कमांडो है जिनके द्वारा शानदार तरीके से आंसर दिए गए, ये है एबी। आप लोग जाकर देखिएगा, बहुत ही डिटेल में इनके द्वारा आंसर दिए गए हैं। वोकैबलरी भी होगी, और कल जो आप लोग की वोकैबलरी बाद में टर्मिनेट हो गई थी यहाँ पर वीडियो, ये कवर करूंगा अच्छे से, ठीक है, ताकि आप लोग जो है ये सारी चीजें कंप्लीट कर पाए। और 2 क्वेश्चन देता हूँ आंसर राइटिंग के, वो आप लोगों को वीडियो के अंदर मिल ही जाते हैं। बेसिकली जो टेलीग्राम पर मैं उनको प्रोवाइड करा देता हूँ, तो उनको जाकर आप लोग अटेम्प्ट कर ले कीजिए।
टेलीग्राम पर आप लोगों को सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई आप लोगों को पे नहीं करना है, पर लेकिन अटेम्प्ट जरूर करना है जाकर, ताकि जो आंसर लिख रहे हैं आप लोग भी उसके साथ में अपने आंसर जो है मैच कर सको। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अपने आंसर यहाँ पर पोस्ट करते हैं, तो एक ये बात है। और दूसरा यहाँ पर मंथली वीडियो आप लोग की आई गई है, इसको आप लोग देख लेना। और हाँ, मंथली वीडियो से एक बात याद आ गई, मैंने आप लोगों को बोला था लगभग 1.5 से 2 साल की वीडियो वहाँ पर पड़ी हुई है, तो उनको जाकर आप लोग जो है देख सकते हैं जो मंथ की वीडियो है। पर लेकिन कई सारे बच्चों के द्वारा मेल किया गया सर जून महीने की वीडियो वहाँ पर नहीं है, तो यार मैंने जाकर देखा ऐसे कैसे हो गया, वो तो महीने मैंने 1 तारीख को ही अपलोड कर दी थी। तो जब मैंने उसको जाकर चेक किया, वो वीडियो जो है प्राइवेट कर रखी है यूट्यूब ने। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इनएप्रोप्रिएट है वो वीडियो। मैंने पूछा कि इनएप्रोप्रिएट है मतलब, तो फिर मैंने देखा उस टाइम की बात है ये, जब आप लोगों को पता है कि एक पर्टिकुलर इंसिडेंट अभी देखने को मिला था हमारी कंट्री में, राजस्थान के अंदर में, जब यहाँ पर उनकी एक जो गर्दन कट कर दी गई थी। ठीक है, तो वो जो पूरा जो इंसिडेंट आया था उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, तो यूट्यूब ने 2-3 वीडियो डाउन कर दी थी उस टाइम पर चैनल की, उनको पब्लिक ही नहीं करने दिया। अब उसके साथ में वो वीडियो भी यूट्यूब ने ऐसी ही कर रखी है। मतलब एक तरीके से जो भी है, मतलब जैसे मैंने बोला ना अभी यहाँ पर जो द हिंदू की भी इनएप्रोप्रिएट बता रहा था, उसको भी इनएप्रोप्रिएट बता रहा है कि पब्लिक नहीं कर सकते। मैंने उसको रिव्यू के लिए डाला है, तो देखो आज या कल में अगर रिव्यू होके वो हो जाएगी तो उसको पब्लिक कर दूंगा, वरना क्या होगा फिर से अपलोड कर देंगे उसको। ठीक है, तो ये देखिए ये होता है जब चीज़ें नेगेटिव थोड़ी सी चलती हैं, तो वो मेरे हाथ में नहीं है यार। देखो मैंने आप लोग कल भी बोला था, जो चीज़ें मान लीजिए किसी ने मैंने वीडियो डाली, जैसे कल हिंदू की परसों हिंदू की वीडियो डाली, उसको अगर इनएप्रोप्रिएट बता रहे तो इसका मतलब उस पर नेगेटिव कोई ना कोई किसी ने किसी उसको रिपोर्ट किया है। अब आप लोग उसको अगर लाइक नहीं करेंगे, अगर आप लोग उसको फीडबैक नहीं देंगे, तो यूट्यूब को कैसे पता चलेगा ये सही है। जो कर रहा है वो तो अपना काम कर रहा है, आप लोग अपना काम करो तो तभी तो चीज़ें चलती हैं, वरना आप लोग नहीं करोगे तो जो अपना काम कर रहा है वो उसका काम चल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है यार, आप लोग अगर आवाज़ नहीं उठाओगे तो सामने से ऐसा होगा। तो एक काम आप लोगों को जरूर करना है, वीडियो को लाइक करने का, और ये रेगुलर करना है बिना बोले। हालांकि मैं याद भी दिला दिया करूंगा, कई सारे बच्चे बोले थे भूल जाते हैं, वरना उसको इनएप्रोप्रिएट, तो मंथली वीडियो को इनएप्रोप्रिएट बता दिया, उसके अंदर तो टोटल डेटा रहता है, कोई फालतू की बातें नहीं रहती, किसी तरीके का कोई ऐसा नहीं रहता है कि मैं वहाँ पे आप लोगों को कोई भी ऐसी चीज़ें बताता हूँ जिसमें न्यूज़ में आ रखी है तड़क भड़क वाली, कोई भी उसको मतलब इनएप्रोप्रिएट बता दिया। तो ये वो मुझे बड़ी इरिटेटिंग लगी। मतलब क्या ही करूँ, इसमें मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं है भाई, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने देखा, मैंने यार कैसे प्राइवेट हो रखी है, तो उसको जाकर आप लोग मतलब देखता हूँ उसको जैसे करते हैं, वरना फिर 1-2 दिन में मैं उसको अपलोड कर दूंगा फिर से। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी आप लोगों के साथ में। ये जो आर्टिकल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट वाले सेक्शन से आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का भी था, उसके भी पॉइंट्स आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, और इसी के साथ में हिंदू के अंदर भी आर्टिकल आया था इसके ऊपर, और अभी यहाँ पर डाउन टू अर्थ मैगजीन भी होगी। तो यानी कि कई सारे रिसोर्सेज से इकट्ठा करके पूरा टॉपिक आप लोगों के सामने होगा, जिसको आप लोगों को अच्छे से एंजॉय करना है। और इससे भी इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इस टॉपिक के एंड में जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आप लोगों से पूछूंगा, जो कि यूपीएससी में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, और क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम भी किए गए हैं। तो इनका आंसर आप लोग तभी दे पाओगे जब ये आर्टिकल अच्छे से सुनोगे। तो मैं आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे से टकटकी लगाकर आप लोग ये आंसर ध्यान से सुनोगे। एक बच्चा कह रहा है सर ये टकटकी क्या होती है कितने क्यूट हो ना आप लोग। टकटकी का मतलब होता है कि ध्यान से सुनना है, यानी कि कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए जब आप लोग इसको कंप्लीट कर लो, तो ये टकटकी होती है। ठीक है, और आप लोगों को पता है जब भी कोई आर्टिकल डिस्कस करता हूं मैं, उस आर्टिकल के अंदर में कई सारे आर्टिकल इंक्लूड होते हैं। तो ये मत देखा करो कि एक आर्टिकल हुआ है 2 आर्टिकल हुआ है, उसके अंदर कंटेंट देखा करो कि कितने आर्टिकल। ठीक है, तो एक ही आर्टिकल के अंदर दुनिया भर की चीजें कवर हो जाती हैं। सेम पैटर्न आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगा, करंट और स्टैटिक का पोर्शन प्लस आप लोगों के लिए क्वेश्चन, तो ये पूरा मिक्सचर रहता है जो कि आर्टिकल को शानदार बना देता है। तो एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्लियर होगा। ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स इन्वायरमेंट के साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। बात की जा रही है लोकतक। लोकतक जो लेक है वो काफी फेमस लेक आप लोगों को देखने को मिलेगी मणिपुर के अंदर। पहले लोकेशन एक बार लोकतक लेक की निहार लेते हैं, कहां पर एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने है। तो यहां पर आप लोगों को ये है लोकतक लेक आप लोगों के सामने। ठीक है, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट लेक है, आप लोग यहां पर देखते हैं मणिपुर के अंदर एग्जैक्ट इसकी लोकेशन है। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा और इसका व्यू देखना चाहते हैं तो यहां पर एक सेकेंड, ये अब आप लोग लेक पर आ गए हैं पूरा। ठीक है, तो इसके आसपास का व्यू आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये आप लोग के पास में लोकतक लेक है, यहीं पर ही बैठे बैठे आप लोगों को मणिपुर घुमा दिया मैंने। ठीक है देख पा रहे हैं, तो ये एक शानदार नज़ारा है इस पर्टिकुलर लेक का। तो काफ़ी फेमस लेक है यहाँ पर ये। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ये जूते देखो, जूते भी दिखाए जूते नहीं है, बेसिकली इंसान है, और इंसान को यहाँ पर कट कर दिया जाता है क्योंकि इंसान की आइडेंटिटी रिवील ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि देखो, ये देखो ऐसा जादू कि यहाँ पैर पैर दिख रहे हैं भाई साहब, कौन था पता नहीं चल पाए
न्यूज में क्यों है ये लेक, पहले ये समझ लेते हैं। न्यूज में इसलिए क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर एरिया है तो उसको डेवलप करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए कोई ना कोई होता है। जैसे आप लोग के घर में आप लोग के मम्मी पापा आप लोगों को प्रॉपर सपोर्ट करते हैं, मेंटेन रखते हैं। कोई दिक्कत होती है तो आप लोग हमेशा साथ में खड़े होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर लोकतक लेक भी, बच्चा है किसी का तो उसको प्रोटेक्ट करना है तो कौन प्रोटेक्ट करता है, तो लोकतक डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट करती है। तो लोकतक डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये लग रहा था कि यार यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहे हैं, तो इसके चलते उनके द्वारा यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर फंडे जो हैं उसको ध्यान में रखते हुए एक नोटिस इशू किया गया है। इस नोटिस को जो इशू किया गया तो यहाँ पर क्या होता है, मछली पकड़ने के लिए ऐसे सर्कुलर जो फिश कल्चर यहाँ पर बनाई जाती है एक पोन्स टाइप में, ताकि मछली को पकड़ा जा सके। और ऐसे यहाँ पर फ्लोटिंग ऑर्गेनिक मास भी कई सारे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहले वाला है इसको बोलते हैं अथाफुम्स। ठीक है, जो सर्कुलर ये है, ऐसे शब्द भी आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अथाफम भी बोल सकते हैं या फिर अथाफुम्स आप लोग इसको बोल सकते हैं। और ये दूसरा इनको बोलते हैं फुमड़ी, और ये तो पूछा गया आप लोगों से ऑलरेडी क्वेश्चन। ठीक है, ये पेपर उठाकर देखोगे क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट है। अथाफुम्स क्या है यहाँ पर, तो सर्कुलर फिश कल्चर, और फुमडीज क्या है, फ्लोटिंग ऑर्गेनिक मास। तो ये लेक के अंदर में है, इसकी वजह से कई सारे इशू देखने को मिलते हैं। तो इनको हटाने की बात यहां से की जा रही है, रिमूव करना है और डिसमेंटल करना है, यानी कि इनको हटाओ यहां से। ये काफी सारी प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट करते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि इसको एक क्लियर बनाने की बात की जा रही है ताकि अच्छे से इसको एंजॉय किया जा सके। तो पर्टिकुलर ये माहौल यहां पर इसके अंदर क्रिएट करने की बात की जा रही है। कई सारी ऐसी चीजें हैं, लोग जो है लोकल एरिया में यहां पर क्या करते हैं, अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी चीजें क्रिएट कर लेते हैं लेक के पास में। जैसे नहीं मैंने आप लोगों को यहां पर दिखाया, तो कई सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो उसको कैसे हटा सकते हैं ताकि लेक जो है वो क्लियर रहे, यहाँ पर उसके अंदर कोई पोल्यूशन नहीं देखने को मिले। एक तो ये जल कुंभ भी ऐसी होती हैं, ये बिल्कुल बर्बाद कर देती हैं। मेरे गांव में एक जोड़ था, भाई साहब इतनी बुरी हालत हुई उसकी, जब यहाँ पर जल कुंभ भी आ गई, मतलब उसको हटाया जाए बार बार भर जाए। तो ये इस तरीके से कंडीशन क्रिएट हो जाती है कि ये बिल्कुल पानी को सोख लेती है, बिल्कुल ये समझो कि उसकी कहानी खत्म हो जाती है। तो इसलिए क्लियर करते रहना भी जरूरी है टाइम टू टाइम। ये जो लेक है यहाँ पर, इसके अंदर कई सारे अभी हाइड्रो जो पावर प्रोजेक्ट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए प्रोजेक्ट लगाए गए। तो इसकी वजह से यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर जो फिश प्रोडक्शन है, यानी कि जो मछली का पालन किया जाता था और जो ट्रेडिशनल जो फिशरी हुआ करती थी, वो काफी रिड्यूस हो गई है। क्यों? क्योंकि जब ऐसी हरकतें देखने को मिलने लगती है तो फिर मछली पालन या फिर मछली का रहना वहां पर काफी एक तरीके से कम हो जाता है। तो इसके चलते लोकल एरिया पर काफी इंपैक्ट पड़ता है। अगर कोई लेक कहीं पर है तो वहां पर उस एरिया में एक अलग इन्वायरमेंट रहेगा, उसके आसपास का आप माहौल अलग देखने को मिलेगी। जहां पर लेक नहीं है, अगर उसके साथ में कंपेयर करेंगे तो वहां पर काफी बड़ा रोल प्ले करता है। और पोल्यूटेड काफी ज्यादा होती है जब लोग आसपास में जाते हैं। और यहाँ पर मछली पालन करने के आप लोगों को देखने को मिलेगा, जब बीच पर भी लोग जाते हैं तो वहां पर पॉलिथीन वगैरह हो गया, बोतल हो गई प्लास्टिक की, या फिर कोई कुछ उल्टी सीधी हरकतें वहां पर जो भी करते हैं, मतलब पॉलिथीन वगैरह जो भी फेंकते हैं वहां पर गंदगी, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अभी सेम इशू जो है ये पर्टिकुलर लेक फॉलो कर रही है। तो इस पर्टिकुलर लेक को प्रोटेक्ट करने की बात यहां पर की जा रही है ताकि इस पर्टिकुलर एरिया में इन्वायरमेंट को अच्छा रखा जा सके। ये जो स्लाइड है ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इसको समझ नहीं पाओगे जब तक आप लोग पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर नहीं देखोगे। इस स्लाइड में से 3 से 4 क्वेश्चन अब तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इससे आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस समझ पाओगे। सबसे पहले यहाँ पर कैबुल लेम्जो नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? ये आप लोगों को इसी लेक के अंदर देखने को मिलेगा। एक वन ऑफ द फुमडीज, मैंने बोला ना अभी फ्लोटिंग जो एरिया होता है, जो कि यहाँ पर वेजिटेशन या फिर सोयल वगैरह कुछ ऐसी तैरती रहती हैं, जैसे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है ये सारी चीजें। तो ये फुमडीज के तौर पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये इसी के अंदर में है जो फ्लोटिंग एरिया होता है। तो ये नॉर्थ ईस्ट में काफी फेमस लेक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, लोकेशन मैंने आप लोगों को अभी दिखाई थी यहाँ पर। इसके अंदर में आप लोगों को संगई डियर भी देखने को मिलेंगे, यानी 12 सिंगे टाइप के जो होते हैं वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और मणिपुर की इकोनॉमी के अंदर में काफी बड़ा रोल प्ले करती है। अभी मैंने बताया कि पावर जनरेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, ये यानी कि सिंचाई के लिए पानी, वो सारा इसी लेक से निकालकर आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ये रामसर साइट का पार्ट बनी थी 1990 में, पर लेकिन इसके बाद में इसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर डाल दिया था 1993 में। और ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड मैंने आप लोगों को जब रामसर साइट पढ़ाई थी उस दिन भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ये क्या होता है, जब कोई पर्टिकुलर लेक जो है वो काफी साफ सुथरी, सुंदर, सुरक्षित है, अब हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर गंदगियां फैलानी स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए लेक काफी सुंदर थी तो लगा लोग रामसर साइट वालों को कि यार इसको ना रामसर साइट बना देते हैं। तो ये कन्वेंशन है। रामसर कहां पर है? ये सिटी बतानी है। चलिए आप लोगों को बताइए रामसर कहां की सिटी है?
काफ़ी न्यूज़ में रहती है वो कंट्री, और उसका यूएसए के साथ में अच्छे रिलेशन नहीं है। तो बताइए, तो यहाँ पर अभी मुद्दा ये कि जो ये लेक है जब इसको रामसर साइट के अंदर डाला गया तो यहाँ पर तब तो अच्छी खासी थी, पर लेकिन कुछ टाइम बाद में लगा कि यार इसकी कहानी खराब हो गई है, तो मॉन्ट्रिक्स जो रिकॉर्ड है इसके अंदर इसको डाल दिया गया। और मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पर रहता है एक ऐसा रिकॉर्ड जिसमें रामसर साइट की वो लेक या फिर वो एरिया जिनकी खस्ता हालत हो चुकी है, जो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है। तो यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से काफ़ी प्रेशर पड़ गया लेक के ऊपर, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बर्बादी हुई। तो इसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर भी डाला गया 1993 में। इसकी खस्ता हालत से आप लोग समझ सकते हैं कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में डालने का मतलब ये है कि इसकी खस्ता हालत होगी, जिसकी वजह से खस्ता हालत का मतलब होता है बेकार हालत, ठीक है। कई सारे शब्द ऐसे होते हैं, कई सारे बच्चे बोलते हैं सर ये बोलते क्या हुआ? अरे इतने छोटे छोटे से तो मूवीज ही नहीं देखते क्या? नहीं कहते कौन सी मूवी का डायलॉग है, पिक्चरें नहीं देखते क्या भाई? तो वाली बातें हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोला था इसके ऊपर आप लोग स्टार लगा लेना, क्योंकि कई बार मैच करने के लिए पूछ रहे आते हैं अगर लेक के बारे में या मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के बारे में, केबुल लैम्जो नेशनल पार्क के बारे में, फुमडीज के बारे में, ठीक है, या फिर रामसर साइट्स के बारे में। तो ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं। अभी फिलहाल हमारी कंट्री के अंदर 5 नई रामसर साइट ऐड की गई, तो उसके बेस पर टोटल रामसर साइट अभी देश में कितनी हो गई है ये आप लोगों को बताना है। अब यहाँ पर ये तो हम लोगों ने लेक के बारे में बात कर लिया आप लोगों से। अब केबुल लैम्जो नेशनल पार्क जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, इसके बारे में थोड़ी बातें करता हूँ। ये जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को मणिपुर के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बेसिकली ये केबुल लैम्जो नेशनल पार्क है। वैसे इतना नहीं कि डिस्ट्रिक्ट आप लोगों से कोई पूछ रहा है, ठीक है, आप लोग डायरेक्ट मणिपुर आप लोग याद रख सकते हैं। ये लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा 40 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो कि फ्लोटिंग है, यानी कि ओनली फ्लोटिंग पार्क है एक वर्ल्ड के अंदर में। यानी कि लोकतक लेक के अंदर में आप लोग इसको तैरता हुआ बोल सकते हैं लिटरली, यानी कि लोकेशन चेंज होती रहती है। ऐसा है कि इसका इंटीग्रल पार्ट है यहाँ पर। ये फ्लोटिंग जो होता है आप लोगों को मैंने अभी बताया, मटेरियल जो इनको फुमडीज बोलते हैं, डिकम्पोज होते हैं लेक के अंदर में, इसके बारे में बातें की। तो ये रामसर साइट भी इसको डिक्लेयर किया गया, क्रिएट किया गया था 1966 में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और फिर ये आप लोगों को देखने को मिलता है लोकतक लेक के अंदर में, तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट के अंदर में। और इसको यहाँ पर 1977 में फिर नेशनल पार्क भी इसको डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, पर लेकिन यार क्वेश्चन तो देखो बनते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आप लोग इनको बनते क्या हैं अभी दिखाऊंगा भी मैं आप लोगों को कैसे बनते हैं, इसलिए कह रहा हूँ टकटकी लगाकर सुनना, फिर क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाओगे वरना। लोकेशन आप लोगों के सामने, और यहाँ पर कुछ इस तरीके के ये जो हिरन है, ऐसे यहाँ पर डियर आप लोगों को देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में, जो कि काफी फेमस है। इस एरिया के बारे में जिसके बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ये जो हिरन है ये भी काफ़ी फेमस है, ठीक है। ये भी है, इन्हें कहते हैं कि भाई साहब किसी से पूछ लेना अपन का भी नाम है उस एरिया में, ठीक है। तो ये बोलता है लोगों को ये हिरन, ये है एंटीलर्ड डियर, ठीक है। ब्राउन एंटीलर्ड डियर जो है यहाँ पर कॉमन नाम इसको यहाँ पर सनगई के नाम से, या फिर ब्राउन एंटीलर्ड डियर, या फिर डांसिंग डियर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम भी है यहाँ पर, इसको रूसिवस एलडी के नाम से भी आप लोग जानते हैं। सर में नहीं फ्यास होता है रूसी, उसके नाम से आप लोग याद रख लेना। तो ये एक तरीके से, हालांकि इसके सर में नहीं होता है, ये बड़ा ही प्यारा सा है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है जो कि लोकतक वाला एरिया है। पर लेकिन ये भी बेचारे खस्ता हालत में पहुंच गए, क्योंकि इंसान जो है वो जानवर बन गए आज के डेट में, हंटिंग करते हैं काफ़ी ज़्यादा, इनके रहने की जगह बर्बाद होती जा रही है। तो इसकी वजह से ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ गया। IUCN की जो लिस्ट होती है, CITES की जो लिस्ट है उसमें अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, और इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से शेड्यूल 1 में इसको डाल दिया गया है। यानी कि इसकी इतनी खस्ता हालत हो चुकी है जिसकी कुछ हद नहीं है बेचारे की। तो इसके चलते यहाँ पर इसके बारे में आप लोग बेसिक याद रखिएगा। वैसे कुछ बातें यहाँ पर आप लोगों के लिए रामसर साइट के बारे में भी डाल दी हैं यहाँ पर, जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। ये कब आया था 1971 में, कब फोर्स में आया 1975 में, जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी। और इसी के साथ में यहाँ पर याद रखिएगा ईरान के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ईरान के अंदर यहाँ पर रामसर जो सिटी है वो कैस्पियन सी के पास में आप लोगों को नजर आएगी। एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोग यहाँ पर इसकी देखना चाहेंगे तो मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ, जिसके साथ में आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, अगर इसको, ये रामसर हो गया, ईरान के अंदर में है। थोड़ा सा अगर आप लोग इससे बाहर निकलेंगे तो आप लोग थोड़ा सा ऊपर देख पाएंगे यहाँ पर, एक सेकेंड। तो ये ऊपर जब आप लोग जाएंगे तो ये कैस्पियन सी के किनारे पर यहाँ पर है, और नीचे थोड़ा आएंगे तो ईरान वाला एरिया है। तो यहाँ पर कन्वेंशन हुआ था जिसके चलते निकल कर आया, और 3 पिलर पर टिका हुआ है पूरा का पूरा कन्वेंशन, ठीक है। तो क्या है, एक तरीके से पहला तो यहाँ पर है कि कैसे यूज करना है अच्छे से जो वेटलैंड होते हैं, दूसरा कैसे इफेक्टिव मैनेजमेंट इनका करना है, और तीसरा इंटरनेशनली कैसे कोऑपरेट करना है अगर ट्रांस बाउंड्री भी है। ऐसा तो है नहीं कोई वेटलैंड एक ही देश के अंदर होगा, ऐसा भी हो सकता है उसकी बाउंड्री एक देश से दूसरे देश में जा रही हो, तो उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, तो उसके ऊपर भी इनके द्वारा फोकस दिया जाता है। और ये काम इनके अकेले के बस की होता नहीं है, एक तरीके से कई सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर यहाँ पर काम करती है। तो 6 ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो पार्टनर है यहाँ पर।
तो एक तो है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, दूसरा है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तीसरा है इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वेट, इसके साथ में यहाँ पर वेटलैंड इंटरनेशनल, WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड इंटरनेशनल, और इसी के साथ में यहाँ पर ये है वाइल्ड फॉल एंड वेटलैंड ट्रस्ट। तो ये टोटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर मिलकर काम करती हैं और इसका सोल्यूशन निकालती हैं जहां पर कोई दिक्कत होती है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोगों से आगे भी बातें की जा सकती हैं, आर्टिकल के अंदर पूछे जाते हैं आप लोगों से। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड एक ऐसा रिकॉर्ड है जब रामसर साइट जो है उसकी खस्ता हालत हो जाती है तो उसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर में डाल दिया जाता है, उसकी हालत जब तक नहीं सुधरे। हमारी कंट्री में आज के डेट में कैरबुल लैम्जो नेशनल पार्क और लोकतक लेक जो है वो दोनों आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। इवन चिल्का लेक भी थी यहाँ पर, हालांकि बाद में चलकर उसको रिमूव कर दिया गया था 2002 में, पर प्रेजेंट टाइम पर यहाँ पर कैबुल लैम्जो और लोकतक लेक है यहाँ पर, जिसके ऊपर हमको फोकस देना है जरूरी, क्योंकि काफी ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इनके बारे में, तो आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इस तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश की है यहाँ पर, ताकि अगर एग्जाम में अब क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन ना हो। तो कहने के लिए तो एक टॉपिक था, पर लेकिन हम लोगों ने क्या क्या देख लिया यहाँ पर। इशू का जो लेक का इशू है वो आप लोगों ने समझ लिया, लोकतक लेक के बारे में आप लोगों ने जान लिया, कैबुल लैम्जो नेशनल पार्क के बारे में आप लोगों को डिटेल में बता दिया। यहाँ पर एक जो जानवर पाया जाता है, एक जिसको डांसिंग डियर बोलते हैं, उसके बारे में देख लिया। रामसर साइट के बारे में आप लोगों ने यहाँ पर अच्छे से देख लिया। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के बारे में देख लिया। तो यानी कि 5 टॉपिक आप लोग कवर हो गए यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर में। तो इसलिए यहाँ पर अगर मैं इनको अलग अलग से बोलूँ कि 5 टॉपिक हो गए तो आप लोग कैसे लगेगा, पर लेकिन कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ये सारा स्टैटिक पोर्शन है करंट का, बैकग्राउंड का। अब क्यों पढ़ाई है मैंने, इनका जो आप लोगों को ग्रेविटी समझ में आएगी जब आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। भाग भाग कर क्वेश्चन के आंसर आप लोग देने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को देखते हैं अच्छे से। आसान सा क्वेश्चन यहाँ पर कैबुल लैम्जो नेशनल पार्क मैच करने के लिए आ जाए कि कौन से राज्य के अंदर में है। वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, क्योंकि जितनी मेहनत होती है पर्टिकुलर पीपीटी बनाने के लिए आप लोगों के लिए, तो उसका तभी वसूल होता है जब आप लोग ढंग से यहाँ पर एक तरीके से अच्छे से आंसर देते हो। फिर इसको पढ़ाना, लेक्चर को डिकोड करके अपलोड करना, तो उसमें यार इतना तो एक्सपेक्ट करूंगा ना आप लोगों से ही कम आंसर दो। तो सही आंसर बताओ जो कि अभी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या फिर मिजोरम। जब रामसर कन्वेंशन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ये कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर काम करते हैं। उनमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम आप लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं। बात की जा रही है यहाँ पर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल, वर्ल्ड जो यहाँ पर फाउल एंड वेटलैंड जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर यह आयुष्यन। सही आंसर क्या है, ए में बोला गया 1 and 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। ए बी सी या फिर डी सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर यहाँ पर डी। तो सारी डिटेल में अभी डिस्कस की थी आप लोगों से, तो कोई डाउट माइंड में नहीं रखना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के बारे में। तो बात की जा रही है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी 1990। दूसरा बोला गया करेंटली कैबुल लैम्जो नेशनल पार्क और लोकतक जो लेक है वो है, इवन चिल्का लेक भी इसका पार्ट थी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड का। तो सही आंसर क्या है आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है। ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। आंसर देना है, और मुझे पता है आप लोग गलत आंसर देने वाले हो। रीजन क्या है, यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। इसलिए कहता हूँ यहाँ पर जरूर पढ़ लिया करो, वरना सारी चीजें उन्हें कहते हैं कि धरी की धरी रह जाएंगी जब तक आप लोग ढंग से क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे। तो यहाँ पर आंसर पूछा गया इनकरेक्ट कौन सा है, तो यहाँ पर करेक्ट नहीं पूछा गया, तो ये ध्यान देना होता है। तो आंसर यहाँ पर डी हो गया, यानी कि पहले तो स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि कैबुल लैम्जो नेशनल पार्क और यहाँ पर चिल्का लेक भी इसका पार्ट थी। तो वाज बोला गया, वाज पार्ट ऑफ जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, आंसर टी हो गया, यहाँ पर कोई सा भी इनकरेक्ट नहीं है, यानी कि दोनों के दोनों करेक्ट हैं। ये क्वेश्चन जो है 2013 में पूछा गया। इसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क भी दूंगा, ताकि आप लोग थोड़ा सा जाकर मैप में निहार सकें, ताकि आप लोग उसको लंबे समय तक याद रख सकें, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व बोला गया। यहाँ पर ये गायरो हिली रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो गायरो हिल है, ठीक है। अभी आप लोगों को लोकेशन दिखाऊंगा। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, लोकतक जो झील है उस पर्टिकुलर एरिया के में जो लेक है उसमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बात की जा रही है बारेली रेंज के बारे में, ठीक है। इसी के साथ में नामथप्पा नेशनल पार्क डाफला हिल के अंदर में बोला गया है। तो ये कुछ ऐसे एरिया हैं जिनके बारे में कभी ना कभी आप लोगों ने सुना होगा। तो आंसर तो यहाँ पर इसका ए हो गया, यानी कि ये जो है ये सही मैच है यहाँ पर, ठीक है। पर लेकिन ये 2 गलत मैच है, तो इसलिए ये आज का होमवर्क है आप लोगों के लिए। इनको जाकर आप लोगों को देखना है कहाँ पर है इनकी लोकेशन। ये जो है यहाँ पर ये नोक्रेक, ये आप लोगों को मेघालय के अंदर देखने को मिलेगा। तो मेघालय जो इन्हें गारो, खासी और जैंता, जिसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी कई बार, तो
तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, तो कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा फिर एग्जाम के अंदर में। तो इस तरीके से चीज़ों को याद रखिए यार। मैप इतनी बार आप लोगों को दिखाया जाता है, उसका रीज़न ये रहता है ताकि लंबे समय तक आप लोग उसको याद रख सकें, ठीक है। तो ये होमवर्क जरूर कंप्लीट करना। लोकेशन अगर आप लोगों को पता होगी तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। बोला जा रहा है कि कौन सा नेशनल पार्क है जो कि वेरीज करता है ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट टू आर्टिक रीजन। तो यानी कि आर्टिक रीजन कहां पर है, ये नॉर्थ में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और वहां पर उस पर्टिकुलर रीजन के साथ में जो मैच करता हुआ नजर आता है ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और आर्टिक रीजन, तो कौन सा ऐसा रीजन होगा जो यहां पर इस तरीके से कनेक्ट कर पाएगा। कंचनजुंगा नेशनल पार्क कहां पर है अगर आप लोगों से पूछूं, इसी के साथ में नंदा देवी नेशनल पार्क कहां पर है, नारोरा जो यहां पर बेसिकली वैली, ये कहां पर है जो नारोरा वैली नेशनल पार्क, और नामदप्पा। तो इसको जब आप लोग ढंग से जाकर निहारोगे इनकी सबकी लोकेशन, तो आप लोग काफी सारी नई चीजें जानोगे। इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पर डी देखने को मिलेगा, पर लेकिन जब आप लोग सारे नेशनल पार्क जाकर निभारोगे, इनके सामने इनकी स्टेट के नाम आप लोगों को लिखने हैं। नेशनल पार्क जाकर सर्च कर लेना, सारे बहुत ही डिटेल में वीडियो बना रखे हैं नेशनल पार्क के ऊपर। नेशनल पार्क बाय वीर आप लोग सर्च करोगे ना, तो अलग अलग भी वीडियो आप लोगों को दिख जाएगी सारी, और इसी के साथ में आप लोगों को कंबाइंड वीडियो भी आप लोगों को दिख जाएगी, जिसमें पूरे देश के अंदर जो नेशनल पार्क है वो वहां पर कवर किए गए। तो अगर आप लोग सर्च करने का थोड़ा सा कष्ट करोगे तो ये सारी चीज़ों के सॉल्यूशन आप लोगों के सामने होंगे। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इस पूरे आर्टिकल को लेकर क्लैरिटी आई होगी। तो काफ़ी डिटेल में शानदार तरीके से कवर किया गया। अब फीडबैक देने का नंबर है, उसमें आप लोगों को एक तरीके से आलस्य नहीं दिखाना है, तो लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं ये आर्टिकल कैसा लगता है। एक और छोटी सी बात देखिए, अगर आप लोग फीडबैक नहीं देते हैं, ठीक है, तो जो नेगेटिव फीडबैक देने वाले लोग होते हैं, जो रिपोर्ट करने वाले लोग होते हैं, उनका फीडबैक ज़्यादा बढ़ जाता है, और जैसे उनका फीडबैक ज़्यादा बढ़ेगा, आप लोगों का फीडबैक कम रहेगा, तो वहाँ पर फिर वीडियो के ऊपर यूट्यूब उसको क्या करता है, वो फिर करना स्टार्ट कर देता है कि हाँ ये जो वीडियो है इनअप्रोप्रिएट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हो सकता है रिपोर्ट की गई हो, इतना आप लोग सपोर्ट ना कर रहे हो, तो वो चीज़ें हैं। तो ये आप लोग जितना सपोर्ट करोगे उतना ही ज़्यादा ये चीज़ें फिर आगे बढ़ती हैं। तो ये आप लोग हमेशा याद रखिए, 1 सेकंड लगती है कम से कम, तो आप लोगों को वो काम जरूर करना है, ठीक है दोस्तों। ये जो आर्टिकल है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये एक आर्टिकल नहीं है, पूरा एक चैप्टर आप लोग बोल सकते हैं, जिसमें बहुत सारी डायमेंशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि एक ही टॉपिक के अंदर कई सारे टॉपिक आप लोगों को समाहित देखने को मिलेंगे, और टॉपिक के एंड में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो पूरा अच्छे से ये टॉपिक आप लोगों को सुनना है, ताकि उन क्वेश्चन का भी आंसर दे सको, और टॉपिक को ऐसे समझ के चलना है, अगर किसी को पढ़ाना भी आप लोगों को पड़ जाए तो आप लोग उसको पढ़ा सको। डाउन टू अर्थ एक बहुत ही रेप्यूटेड मैगजीन है, जिसके अंदर ये टॉपिक कवर किया गया, और पर लेकिन इस आर्टिकल को मैं कुछ हिस्सा मैंने यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस से भी उठाया, और भी एक न्यूज़पेपर मैंने यूज़ किया है। तो पूरा एक प्रॉपर पीपीटी है आप लोगों के सामने, जो कि आप लोग आगे आंसर राइटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा शानदार टॉपिक कवर करूंगा चारों डायमेंशन के साथ में, ठीक है। तो बात क्या की जा रही है, बात ये की जा रही है कि यूएन जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी है, जिसके अंदर बहुत सारी कंट्री का, लगभग सारी कंट्रियां कुछ को छोड़कर मेंबर है, इसके द्वारा ये बोला गया है कि क्लीन हेल्दी इन्वायरमेंट, यानी कि एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें हम लोग रहते हैं, अगर वो क्लीन और हेल्दी होना चाहिए। रीज़न क्या है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है, यानी कि जो इंसान धरती पर रहते हैं उनको ये अधिकार है कि उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिल सके जो कि क्लीन एंड क्लियर हो। अगर आप लोग मेरे लेक्चर रेगुलरली सुनते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के माइंड में एक घंटी बजनी चाहिए, टन टन टन। कौन सी घंटी, कि यार इन्वायरमेंट को ह्यूमन राइट बताया गया। ऐसा कुछ कुछ सुना सुना सा लग रहा है, पर कहाँ पे सुना सुना लग रहा है, तो बहुत ही डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा उसके बारे में भी। पहले यहाँ पर देख लेते हैं ये जो टॉपिक है आप लोगों का जीएस पेपर 2 और 3, जो इन्वायरमेंट और हेल्थ वाला सेक्शन है, उसके साथ में आप लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन ने ये बोला है कि इस धरती पर जितने भी लोग रहते हैं उन्हें राइट टू लिव के बारे में बात की जा रही है। तो क्लीन और हेल्दी इन्वायरमेंट रहना चाहिए। अगर आप लोगों के पास में अच्छा इन्वायरमेंट ही नहीं रहेगा तो आप लोग जीवित कैसे रहोगे। अगर प्रदूषित हवा आप लोग लोगे तो इसका मतलब ये है कि इंसान की जो जान है वो खतरे में पड़ जाती है। और एक तरीके से खासकर जो बुजुर्ग लोग होते हैं और जो नए बच्चे अभी पैदा होते हैं छोटे छोटे, उनके खासकर जो बुजुर्ग होते हैं उनकी तो बॉडी वैसे ही एक तरीके से दिक्कत में आ जाती है। एक जो इम्यूनिटी है वो डाउन हो चुकी होती है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं अभी उनका शरीर इतना मैच्योर नहीं हुआ होता, इतना डेवलप नहीं हुआ होता है कि वो उस पोल्यूशन को झेल सकें। तो उनके लिए तो वैसे ही दिक्कत है, और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी आप लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी। तो इसलिए इसको एक अधिकार के तरीके से देखा जा रहा है। और जब हम लोग इसको अधिकार के तरीके से देखते हैं तो आप लोगों के माइंड में तुरंत एक बात आनी चाहिए, और वो क्या है, वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। हमारे देश के अंदर भी यहाँ पर एक ऐसा पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल मतलब अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो आप लोग इसको एक ऐसा कोर्ट बोल सकते हैं जो कि इन्वायरमेंट के मैटर पर ध्यान देता है।
तो एक ऐसा कोर्ट है हमारे देश में, इसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि हमारा देश दुनिया में तीसरे नंबर का ऐसा देश है जिसने ये ट्रिब्यूनल बनाया। हमसे पहले बना चुके हैं, जी हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोग आगे होते हैं। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है वो हमसे पहले बना चुके थे। दुनिया में तीसरे नंबर पर हमने ऐसा कोड बनाया जो कि इन्वायरमेंट के मैटर पर ध्यान देगा, यानी कि हमारे आसपास का वातावरण कैसा होना चाहिए, अगर कोई उसको डिग्रेड कर रहा है तो उनकी गर्दन धर दबोचेगा ये पर्टिकुलर कोड। इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये, अगर कोई केस आप लोग यहां पर लेकर जाते हैं तो ये ऐसा नहीं कि बाबा आदम के जमाने तक पड़ा रहेगा और चलता रहेगा, ये झट मंगनी और पट भी हमें विश्वास करते हैं, यानी कि केस लाओ और रफू चक्कर करो, उसको फटाफट होना चाहिए भाई साहब, ऐसे नहीं कि बस फाइल पे फाइल और तारीख पे तारीख और सनी देओल की दामिनी मूवी चल रही है, नहीं, केस आया उसको तुरंत निपटा डाला। तो ये चीजें हैं यहाँ पर। ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी ग्रेविटी अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो उसको समझने के लिए मैं आप लोग क्वेश्चन भी दिखाता हूं। डायरेक्ट आप लोगों से यहां से क्वेश्चन भी बन चुके हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में आप लोग क्या समझते हैं, और नोट करेक्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। अभी इसके बारे में बात करूंगा, पर लेकिन ये टॉपिक इसके साथ में कनेक्ट कैसे हो रहा है, ये इसलिए कनेक्ट हो रहा है जब हम लोग बात करते हैं यहां पर कि इन्वायरमेंट के बारे में, तो एक आर्टिकल है हमारे संविधान के अंदर में जो कि पार्ट 3 के अंदर आता है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट है। इसमें जो पार्ट 3 के अंदर में आर्टिकल जो 21 है, जिसको आप लोग राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं, आप लोग बोलते हैं ना कि राइट टू लाइफ का अधिकार दे रखा है हमारे संविधान के अंदर में, तो वो इसी आर्टिकल से हम लोग निकाल कर लेकर आते हैं। तो इसी आर्टिकल के तहत हमको राइट टू लाइफ कब मिलेगी, जब हमारी लाइफ अच्छे से चलेगी। तो यहां पर प्रोटेक्ट द राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी, तो राइट टू लाइफ के साथ में कनेक्ट कर देख लिया कि राइट टू लाइफ तब होगी जब हमारे पास में एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा, यानी कि जो बात हमारे संविधान में आर्टिकल 21 में लिखी हुई है वही बात यहां पर इस मैगजीन के द्वारा जो आर्टिकल छापा गया है, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी यहां पर सेम बात बोल दी गई है, यानी कि यूएन भी वही बात बोल रहा है जो हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 21 में लिखी हुई है कि एक तरीके से जो लोग हैं उनको अधिकार मिलना चाहिए कि उनकी सेहत के लिए प्रॉपर ध्यान रखा जा सके, और ये एक तरीके से अधिकार की कैटेगरी में आना चाहिए। अधिकार क्या होता है, अब यहां पर आप लोग समझिए एक डिफरेंस, दो चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। एक को बोलते हैं आप लोग अधिकार, अधिकार मतलब जैसे मैंने बोल दिया आप लोगों को यहां पर राइट या फिर फंडामेंटल राइट रख दिया, तो और एक साइड में होती है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो अधिकार और ड्यूटी में, कर्तव्य में क्या डिफरेंस है, अधिकार ये होता है जिसको आप लोग मांग सकते हो, यानी कि ये मेरा अधिकार है भाई साहब, इसको अगर आप लोग नहीं दोगे तो मैं कोर्ट में जा सकता हूं या जा सकती हूं, तो अपना अधिकार आप लोग हक से मांग सकते हो। तो यानी कि एक तरीके से वो आप लोगों को चाहिए, आप लोग के इसके पर्टिकुलर अधिकार में कोई रिकॉर्ड नहीं डाल सकते क्योंकि आप लोग का अधिकार है। पर लेकिन ड्यूटी क्या होती है, आप लोगों को परफॉर्म करती है, आप लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी का भाव दिलाती है, तो ये ड्यूटी होती है। तो यानी कि ड्यूटी आप लोगों को परफॉर्म करनी है और अधिकार आप लोगों को मिलते हैं, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये अधिकार है आप लोगों का, पर लेकिन इसी के साथ में इन्वायरमेंट आप लोगों को भी प्रोटेक्ट करना है। ऐसा तो है नहीं कि अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए और आप लोग सारे पेड़ पौधे काटते जा रहे हो, पेड़ पौधे लगा नहीं रहे हो, तो आप लोगों को भी प्रोटेक्ट करना है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि आप लोगों की ड्यूटी भी है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, तभी तो अच्छे से अधिकार को आप लोग एंजॉय कर पाओगे। तो ये ऐसी चीज है जो एक दूसरे के साथ में आप लोग कनेक्ट करके इनको देख सकते हैं कि अच्छे से अगर ये एंजॉय करना है तो इसमें आप लोग को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इसी के चलते हमारे देश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया कि ताकि इन चीजों के ऊपर ध्यान रखा जा सके। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में क्वेश्चन भी जो पूछा गया है, ये तो मैंने अभी एक क्वेश्चन आप लोगों से दिखाया, आप लोग जितने भी पेपर उठाकर देखोगे ना, किसी भी स्टेट पीसीएस का या फिर कोई भी अलग अलग एग्जाम जो कंडक्ट कराए जाते हैं, दूसरे या तीसरे साल में कभी ना कभी यहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यानी कि फेवरेट टॉपिक है। और उनकी भी गलती नहीं है, फेवरेट टॉपिक बन भी जाता है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट के इतने सारे इशू हमारे आसपास में देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से मुद्दा निकल कर आता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि यहां पर 7 स्पेसिफिक कानून है जिससे यहां पर ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो एक तरीके से काम करता है, एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहां से पावर आती है निकलकर। तो ये सारे के सारे एक्ट पूछे गए आप लोगों से, और इनके सामने जो ईयर लिख रखा है ना, ये ईयर मैच कराने के लिए पूछ लिया था आप लोगों से। तो यानी कि एग्जामिनर जो है थोड़ा सा अंदर घुसने लगा आजकल, तो यानी कि ईयर मैच करने के लिए पूछ लिया, भाई साहब ईयर बताओ किस ईयर में कौन सा कानून आया। और ये तो पता नहीं कितनी बार यूपीएससी के द्वारा भी कई बार ये रिपीट किया गया, कभी एनडीए में पूछ लिया, कभी सीडीएस में पूछ लिया, कभी यूपीएससी में, कभी एक तरीके से दूसरे एग्जाम में। तो ये अलग अलग यूपीएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो यहां से आप लोग देखते हैं तो ट्रिब्यूनल जो है बोला गया है कि डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल आर बाउंडिंग, यानी कि एक तरीके से वो डिसीजन फाइनल होगा। पर फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा है, तो 90 दिन के अंदर अंदर आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, हाई कोर्ट को बाईपास कर दिया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर इसमें कोई मैटर चला गया तो डायरेक्ट आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, बीच में हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है, अगर हाई कोर्ट में आप लोग जाते हैं तो फिर वही दिक्कत निकल कर आ गई, फिर से बर्डन पड़ेगा जुडिशरी के ऊपर, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं, वरना फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का फायदा ही क्या रह गया। तो ये आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर।
से एक पॉइंट और है यहाँ पर, जो कि रीजन है यहाँ पर इसके अंदर जो कोर्ट जो है वो मैटर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाता है, क्योंकि जो हेड किए जाते हैं यहाँ पर, जो हेड बनते हैं वो आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के जज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो जिसकी वजह से हाई कोर्ट में फिर केस के ले जाने का कोई मतलब नहीं है और ज्यादा बर्डन बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। एक तो ये इंटरेस्टिंग चीज है। दूसरा यहाँ पर इसका ओरिजिन कहाँ से निकल कर आता है ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, जो कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको आप लोग UNCED, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो थी यहाँ पर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1992 में हुई थी। तो वहां पर लगा कि यार इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो मैटर है ना उनको सुनने के लिए अलग अलग कोर्ट आप लोगों को बनाने चाहिए। तो ये जो UNCED है इसके बेस पर यहाँ पर जो समिट हुई थी यहाँ पर, जो कि यहाँ पर रियो समिट और एक तरीके से रियो कॉन्फ्रेंस या फिर अर्थ समिट जो आप लोग बोलते हैं, तो उस टाइम पर बोला गया 1992 में कि यार कोई ना कोई कोर्ट आप लोग बनाओ। और फिर लोगों ने जो है वो अपने कानून बनाने स्टार्ट कर दिए ताकि लोगों को हेल्दी इन्वायरमेंट दिया जा सके। तो इसी के ऊपर यहाँ पर आप लोगों से एक क्वेश्चन ही पूछा गया एनजीटी के बारे में। बोला गया कि ये कब बनाया गया, 2010 में बनाया गया। जी हाँ, बोला गया कि पर्पज जो है वो इफेक्टिव एक तरीके से जो डिस्पोजल करना है केसेस का रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, ठीक है, या फिर फॉरेस्ट के बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, बिल्कुल सही है। ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर। बोला गया कि ये प्रोसीजर जो यहाँ पर एक तरीके से फॉलो करता है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को फॉलो करता है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को फॉलो करता है। बोला गया क्या ये सही है? देखिए जो भी ट्रिब्यूनल होता है ना उसका काम क्या होता है, फास्ट तरीके से केस को सोल्व करना। और वो कब सोल्व करेगा फास्ट तरीके से केस, जब यहां पर वो इस पर्टिकुलर कोड को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि आप लोगों को बोल दिया जाए कि आप लोगों को अपना काम करना है और दुनिया भर के प्रतिबंध आप लोगों के ऊपर लगा दिए कि काम बिल्कुल ये ड्रेस पहन के आना है, ठीक है, इस टाइम पर बिल्कुल पहुंचना है, जूते के फीते बिल्कुल ऐसे होने चाहिए, टाई बिल्कुल लगी हुई होनी चाहिए, हाथ में बिल्कुल घड़ी होनी चाहिए, जीन्स या फिर कोई पैंट ये वाली होनी चाहिए, इतने ही स्पेस में आप लोगों को बैठ के काम करना है, ये डॉक्यूमेंट्स जो है इन्हीं को आप लोगों को यूज करना है। तो आप लोग बोलोगे भाई साहब इन्हीं पर ध्यान रह जाएगा मेरा तो हुआ लिया काम फिर। तो इसलिए यहां पर ये काम कब रहता है, ये सिविल कोड ऑफ, जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है उसके अंदर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कोर्ट का मैटर जो है काफी डिले चलता है, उसमें ये सारा पैटर्न फॉलो करना होता है। पर लेकिन जो नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं ट्रिब्यूनल, कौन सा फॉलो करते हैं, नेचुरल जस्टिस। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे कि एक तो सामने वाले को सुनकर ही आप लोगों को अपना डिसीजन देना है, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई इस केस को आया बिना सुने कह दिया चल इसको डाल दे जेल में 6 साल के लिए, ऐसा नहीं है। उसकी भी सुनो ना भाई, जिसने गुनाह किया है कि वो क्या कहना चाह रहा है, फ्री में आरोप लगा दिया उसके ऊपर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहां पर आप लोग बोल सकते हैं किसी भी मैटर में अगर आप लोगों को सॉल्यूशन सुनाना है तो तब आप लोग सॉल्यूशन सुनाओगे जब आप लोग यहां पर खुद अपने केस में जज नहीं हो सकते। यानी कि पता चला मेरे ऊपर ही आरोप लगा रखे, मैं ही जज बना बैठा हूं और मैं बोलता हूं मैं बाइज्जत बरी करता हूं अपने आप को, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपने ही मैटर में आप लोग जज रहोगे तो ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा। तो यानी कि एक प्रॉपर कोड फॉलो नहीं किया जाता है, नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट यहां पर फॉलो किया जाता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो यहां पर अभी जो एक काफी इंपॉर्टेंट यहां पर ये मुद्दा दिया गया है यूएन के द्वारा भी डिक्लेयर, तो हेल्दी इन्वायरमेंट को यहां पर ह्यूमन राइट बताया गया, वो भी यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब सबके लिए, A to Z सबके लिए, छोटा बड़ा बुजुर्ग बच्चे, एक तरीके से सबके लिए यहां पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। लेकिन कोई भी ऐसा रिजोल्यूशन अगर लाया जाता है जिसमें इस तरीके से हम लोग बात करते हैं, एक बात याद रखिएगा, ये यहां पर बाइंडिंग नहीं होता है। बाइंडिंग मतलब ऐसा नहीं कि जैसे कि मान लीजिए मैं बोलूं कि लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया मैंने और ये लेक्चर अभी आप लोगों को देखने हैं, अगर नहीं देखोगे तो इनको शाम तक मैं डिलीट कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होना है। यानी कि आप लोगों के पास में लेक्चर है, जब आप लोग चाहें आप लोग इन लेक्चर्स को देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोगों को इस टाइम तक ही देखने हैं, बिल्कुल ठीक है। आंसर जरूर कह देता हूं कि मैं देखते ही जो आंसर देगा उसके आंसर उठाऊंगा, तो उसका रीजन रहता है कई सारे फिर कॉपी कर कर आंसर डालते हैं, तो वो थोड़ा सा ये हो जाता है कि जिसने नेचुरली लिखा है उसका आंसर जो है छिप जाता है कहीं, तो उसके पीछे अलग रीजन है। पर लेकिन ये पूरा मुद्दा यहां पर रहेगा। इससे क्या रहेगा, इससे कई सारे फायदे भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। जो इन्वायरमेंटल जो इनजस्टिस होता है, एक तो वो यहां पर हम लोग एक तरीके से ढंग से लेकर चल पाएंगे कि इनजस्टिस नहीं होगा आने वाले टाइम में, ठीक है। और यहां पर इन्वायरमेंट जो एक तरीके से डिफेंड करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, लड़का लड़की, बड़े बुजुर्ग बच्चे, एक तरीके से उनके अधिकारों के बारे में बात करेंगे तो वो और ज्यादा क्यूरियस होंगे इन्वायरमेंट के बारे में जानने के लिए, और एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के बारे में भी सोचेंगे, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ह्यूमन डिक्लेरेशन जो इसको राइट बनाया जा रहा है, जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए, तो ये कहीं ना कहीं सोच समझकर बनाया जा रहा है ताकि ढंग से इसको इंप्लीमेंट किया जा सके। तो यूएन जनरल असेंबली जो है, इससे पहले आप लोग देखते हैं ये भी इसी मैटर के बारे में पहले बात कर चुकी है, जैसे कि वोटर के बारे में पहले बात की जा चुकी है। यहाँ पर 2010 के एयरफेयर में यहाँ पर राइट टू वोटर और सैनिटेशन जो थ्रू रिजोल्यूशन यहाँ पर इसके द्वारा लाया गया था। अब यहाँ पर क्लीन इन्वायरमेंट के बारे में इसने बातें कर दी। तो हेल्थ जो है कहीं ना कहीं उसको और अच्छे से प्रोटेक्ट करने की इनके द्वारा लगातार बातें की जा रही है, और ये ह्यूमन राइट के जब कैटेगरी में डाल दिया जाता है तो इसके वैसे फायदे हैं। आप लोगों को पता है 10 जो दिसंबर को ह्यूमन राइट सेलिब्रेट किया था अभी यहाँ पर 2021 का है,
और 22 का कब आएगा, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा इस साल में 10 दिसंबर को। तो इसकी थीम क्या थी, इक्वेलिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वेलिटी, इसी के साथ में एडवांसिंग ह्यूमन राइट। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं। तो इक्वेलिटी में जब यहां पर बात करते हैं तो यहां पर चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बड़ा हो, कोई बच्चा हो, कोई किसी भी कैटेगरी में, या फिर कोई नॉर्मल बच्चा, कोई इंसान, कोई एक तरीके से प्रेग्नेंट वुमेन, या फिर कोई ऐसा जो कि एक तरीके से दिव्यांगन है, तो सबको इक्वल हम लोगों को स्टेटस देना है। तो ये बातें यहां पर थोड़ा सा ध्यान में रखने की कोशिश की जाती है। तो इसी के चलते सारे पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और जब ह्यूमन राइट के बारे में इंडिया में हम लोग बात करें तो आप लोगों को पता है हमारे सारे फंडामेंटल जो राइट हैं वो सारे इन चीजों के बारे में बड़ी अच्छे से बात करते हैं कि हाँ फंडामेंटल राइट मिले हुए आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। तो ये इनडायरेक्ट वे में राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन, इसी के साथ में एजुकेशन, इसी के साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये क्या है अगर इनसे कोई आप लोगों से पूछे, ये सारे वो अधिकार हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में जो एक तरीके से ह्यूमन राइट को सपोर्ट करते हैं, इंसान के अधिकार को यहां पर सपोर्ट करते हैं। और इसी के तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी आप लोग कई सारे आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे। तो उसके साथ में आप लोग इसको कंबाइन कर यहां पर देख सकते हैं जब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि हाँ इसके साथ में ये कनेक्टेड है। तो ह्यूमन राइट एक्ट हमारी कंट्री में जब लाया गया, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, तो ये 1993 में लाया गया। अब यानी कि आने वाले टाइम में जैसे यूएन के द्वारा इन्वायरमेंट के बारे में बातें की गई है, तो हम भी अपनी चीजों को और अच्छे से अपडेट कर सकते हैं कि हम भी अपने ह्यूमन राइट के अंदर में किसी को अगर अच्छा सा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है और वो जाकर अपनी गुहार लगा सकते हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं। तो ये हमारी कंट्री में डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सेंटर लेवल पर है, तो उसमें भी अपडेशन आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिल सकता है जब हम लोग एक तरीके से इन्वायरमेंट से रिलेटेड अधिकारों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई इनिशिएटिव देश के अंदर लिए नहीं गए, बहुत सारे इनिशिएटिव है। जैसे देख सकते हैं गरीबों के लिए अलग से हैं, जनधन अकाउंट, रुपया, ये सारे ह्यूमन राइट से रिलेटेड हैं, इंसानों को अच्छी जिंदगी जीने के लिए। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना वुमेन के लिए, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अभी हमारी कंट्री में थर्ड जेंडर का दर्जा दिया गया, बच्चों के लिए पीएम केयर, दिव्यांगन के लिए एक्सेसिबल की बात की जा रही है, माइग्रेंट के लिए वन राशन वन कार्ड, ये सारे वो इनिशिएटिव है, इनको आप लोग लिख सकते हैं जब ह्यूमन राइट के बारे में बात की जाती है। तो कहने का मतलब यहां पर ये हो गया, अगर ऐसा आर्टिकल आता है तो उस आर्टिकल को आप लोगों को चारों तरफ से चहुमुखी उसका विकास आप लोगों को देखना है, तब आगे बढ़ना है। जितनी कहानी मैंने सुनाई है उस कहानी को सुनते हुए मुझे आशा है कि आप लोग यूपीएससी का ये बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। और वैसे ये भी यूपीएससी का है, ये आई थिंक जो ईपीएफओ में पूछा गया था आई थिंक, ठीक है, और ये यूपीएससी के प्रीलिम से पूछा गया है 2020 के अंदर में, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। बोला जा रहा है कि फंडामेंटल राइट जो है, ठीक है, हमारे जो कंट्री के अंदर है फंडामेंटल राइट है, अगर बात कीजिए उनके बारे में, तो ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में रिफ्लेक्ट करते हैं प्रिंसिपल एंड द प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है। तो यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि कहां कहां पर यहां पर ये रिफ्लेक्शन होता है फंडामेंटल राइट का। अगर बात करें यहां पर यूनिवर्सल जो डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट के जो प्रोविजन है, जो प्रिंसिपल है, उसको जो रिफ्लेक्ट करे, ये यहां पर आप पूछने की कोशिश की जा रही है। यानी कि आप लोगों को पता है कि यहां पर फंडामेंटल राइट के अंदर तो चीजें ही हैं कि हाँ हम लोगों के अधिकार हैं सारे, आप लोग बता दोगे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल जो 35 तक हैं, और हजारों बार वीर सर ने पढ़ा रखे हैं, ठीक है। पर लेकिन इसके अलावा भी कहीं और है क्या, ये पूछा गया है। तो प्रीएम्बल के अंदर में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर में, और फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर में, तो यही बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पर कुछ कुछ बताने की कोशिश की है। तो आप लोग देखते हैं प्रीएम्बल के अंदर में भी ऑलरेडी हमारी यहाँ पर मेंशन है। प्रीएम्बल तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का खाका है भाई साहब, उसको देखकर लोग बता सकते हैं हमारे संविधान के अंदर क्या है, तो वो तो नॉर्मल सी हो ही गया। फंडामेंटल ड्यूटी में मैंने आप लोगों को बता दिया कि इन्वायरमेंट के बारे में बात की जा रही है, यूनिवर्सल ह्यूमन डिक्लेरेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी आप लोगों ने देख लिया, तो वहां पर भी कई सारी ऐसी ड्यूटी रखी गई है, ठीक है। इसी के साथ में डीपीएस मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई दिया, तो आंसर यहां पर डी हो गया। यानी कि सारी चीजें ओवरलैप हैं यार, यानी कि अगर आप लोग बोले किसी चीज को अंडरस्टैंड करना है तो एक दूसरे को पॉइंट से साथ में कनेक्ट करके आप लोगों को देखना पड़ेगा, तभी आप लोग इनको अच्छे से याद रख पाएंगे। जब मैं पॉलिटी में आप लोगों को पढ़ा रहा था ये सारी चीजें आप लोगों को याद होगा, मैंने इसको कैसे कनेक्ट कर आप लोगों को दिखाया, ठीक है। तो वो लेक्चर आप लोग जरूर देखिए, अच्छे से उनको एंजॉय कर सकते हैं। एक पूरी पॉलिटी आप लोग ही कवर करा रखिए, तो जो भी डाउट हो तो उसको पूछ लिया करिए आप लोग, और उसको जाकर देखो, जब भी उसके नीचे डन लिख दिया करो, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग इनको एंजॉय कर रहे हो। तो ये पूरा डिस्कशन जो मैंने आप लोगों से किया है, तो इसके बारे में एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, और वो है नेशनल जो ग्रीन ट्रिब्यूनल हमारे देश में बनाया गया है, तो जो शब्द ट्रिब्यूनल है, क्या ये हमारे संविधान में ओरिजिनली था, या फिर ये शब्द ट्रिब्यूनल जो है ये बाद में ऐड किया गया? अगर ओरिजिनली था तो यस लिखिए, और अगर ओरिजिनली नहीं था यानी कि अगर बाद में ऐड किया गया है, तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लाया गया इसको ऐड करने के लिए, और किस आर्टिकल के अंदर इसको ऐड किया है? ये सारे वो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी पूछ चुका हूं, ठीक है। इस टेंशन मत लेना, इनके आंसर जो है आप लोगों को नेक्स्ट डे मिल जाया करते हैं, तो आप लोग इनको आंसर अच्छे से अटेम्प्ट करिए, ठीक है। वैसे अगर नेक्स्ट डे के चक्कर में भी आप लोग न पढ़े तो वीडियो के नीचे आप लोग जाकर देख लेना, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सही आंसर देते हैं जो रेगुलर कनेक्टेड हैं,
तो ये एक अच्छा टॉपिक था। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। और ऐसे टॉपिक जो है आप लोग चारों तरफ से इनको अच्छे से समझा करो, तभी आप लोग इनको लंबे समय तक याद रख पाओगे। और जो जो भी बातें मैंने बताई उसके सबके नोट्स आप लोगों को पीपीटी के अंदर मिल ही जाते हैं। जितनी बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं वो नोट्स की फॉर्म में आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। तो टेंशन मत लिया करो कि हाँ क्या क्या बोल के चले गए सर। जब पीपीटी आप लोग डाउनलोड करोगे तो सारी पीपीटी आप लोग उनको जाकर देख सकते हो, ठीक है। प्रॉपर आप लोगों के पास में रहेगी और टेलीग्राम पर ये मिल जाती है। ओके, तो पूरा टॉपिक था। फीडबैक जरूर दिया करो आप लोग, जैसा भी आप लोगों को टॉपिक लगता है आप लोग उसके बारे में बता सकते हैं। ये चीज़ मुझे देश की बड़ी अच्छी लगती है। हम ही अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि जो एक तरीके से सांसद और जो विधायक हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको हम लोग चुनते हैं 5 साल के लिए। हम ही उनको चंदा देते हैं कि भाई साहब लो अपनी पॉलिटिकल पार्टी चलाओ। इसी के बाद में जैसे ही चुन के आ जाते हैं, फिर जैसे ही वो अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं तो फिर उसके बाद वो कहते हैं कि कौन हो बब्बा, हम पहचाने नहीं है तुमको, कहाँ से आए हो। यानी कि जिस काम के लिए उनको बैठाया जाता है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उस पर्टिकुलर काम को संपूर्ण तरीके से कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि कई साल पहले भी न्यूज़ में था और ये अभी भी न्यूज़ में है और आगे भी न्यूज़ में रहेगा। तो ऐसे टॉपिक को एक बार बैठकर अच्छे से निपटा लो, उसके बाद में बल्ले बल्ले, ठीक है। तो बात करेंगे इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में, आखिर क्या क्या दिक्कत है, अभी क्यों न्यूज़ में है, आगे भी न्यूज़ में रह सकता है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी कवर किया गया और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी कवर किया गया। इस लेक्चर की खासियत क्या रहती है, ये रहती है कि आप लोगों से जो भी मैं आर्टिकल डिस्कस करता हूँ उसके एंड में क्वेश्चन पूछता हूँ, तो इसके एंड में भी क्वेश्चन होगा। तो ये आर्टिकल आप लोगों को टकटकी लगाकर सुनना है, तभी आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो देखता हूँ, चैलेंज आप लोगों के लिए, देखता हूँ कौन क्वेश्चन का आंसर देगा वीडियो के एंड में। अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। अभी पहले ये बताते हैं ये न्यूज़ में क्या है। न्यूज़ में इसलिए है कि अब फिलहाल जो है लगभग 2018 से हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है जिनको यहाँ पर चंदा मिल रहा है वो 10,000 करोड़ यहाँ पर हो चुका है। आप लोगों को पता है कि 8,000 करोड़ अगर यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कंपनी के पास में होते हैं तो यूनिकॉर्न बन जाती है। तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो यूनिकॉर्न बन चुकी है, ठीक है। अगर बात करूँ यहाँ पर तो यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग है यार ये पिक्चर मुझे बड़ी प्यारी लगी पर्सनली, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि चंदा किसको जा रहा है और कौन दे रहा है, ठीक है। नॉर्मली अगर आप लोग देखें यहाँ पर जनता को किसी को नहीं दिखेगा किसके पास में कहाँ से पैसा किसका आ रहा है, यानी कि आंखों पर पट्टी बांधकर यहाँ पर दिखाया गया। जैसे कि कानून के पास में जब आप लोग जाते हैं तो कानून के आंखों पर पट्टी बंधी रहती है, जो आप लोग बताओगे वही सुनेंगे। ऐसे ही कुछ यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। जनता को नहीं पता चलेगा, ठीक है, कहाँ से किस बैंक में से कहाँ से पैसा कहाँ पहुँच गया, पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू हमारे देश में आप लोग पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकते हैं। ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड कैसे होते हैं, ये बिल्कुल एक तरीका टोकन होता है। अभी आप लोगों को पिक्चर भी दिखाऊंगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखते हैं एक इस तरीका टोकन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर यह है कि आप लोग अपने बैंक से यहाँ पर बैंक अपना नहीं खासकर एसबीआई बैंक से आप लोग जाकर ये टोकन खरीदोगे और ये टोकन अपने पास में आप लोग मैक्सिमम 15 दिन तक रख सकते हैं। 15 दिन के बाद में इसकी कहानी खत्म हो जाएगी अगर आप लोगों ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये ले जाकर नहीं दिया तो। मुद्दा क्या रहता है, मुद्दा अभी समझाता हूँ। इसके लिए आप लोगों में छोटी सी एक स्लाइड दिखाऊंगा और इस स्लाइड में इस पूरे जो बेसिकली इलेक्ट्रोल बॉन्ड है इसका राम नाम सत्य हो जाएगा। मतलब पूरा आर्टिकल जो है वो निचोड़ है यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर में, तो ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है वो यहाँ पर हमारी कंट्री के सिटीजन या फिर कंपनी जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड को खरीद सकती हैं और एक ही इकलौता बैंक है जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ऐसा नहीं आप लोग कभी भी खरीद सकते हैं, जब मन गया मुंह उठाकर चले गए भाई इलेक्ट्रोल बॉन्ड दे देना, ऐसे नहीं मिलने वाला, ठीक है। इसके लिए प्रॉपर टाइम डिफाइन किया गया है, जैसे कि आप लोग इनको परचेज कब कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड को परचेज कर सकते हैं 10 दिन, ठीक है। एवरी जो यहाँ पर क्वार्टर के जो स्टार्टिंग के 10 दिन होते हैं, यानी कि जनवरी के 10 दिन, अप्रैल के 10 दिन, जुलाई के 10 दिन, अक्टूबर के 10 दिन, तो इस तरीके से आप लोग स्टार्टिंग के 10 दिन में आप लोग इनको परचेज कर सकते हैं। और कितने डिनोमिनेशन के आप लोग परचेज कर सकते हैं, 1,000 का डोनेशन दे सकते हैं या फिर 10,000 का, थोड़े से और अमीर है तो 1 लाख का, और भाई साहब आप लोग सुपर रिच है तो 1 करोड़ रुपए भी किसी को दान दे दो आप लोगों की अगर सेहत पे फर्क ना पड़े तो यानी कि 1,000 से लेके 1 करोड़ तक का आप लोग पॉलिटिकल पार्टी को दान दे सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में मैंने बताया कि आप लोग वैसे नहीं इनको ले पाएंगे, आप लोगों का केवाईसी कंप्लीट होगा तभी आप लोग इनको खरीद पाएंगे एसबीआई से जाकर, और 15 दिनों तक वैलिड रहेगा। 15 दिनों के बाद में आप लोग क्या करने हैं, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को आप लोग को देना है उसको जाकर दे देना। वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, इनको भुना लेगी। ऐसे नहीं चेक दे दिया, चेक लेकर अपना जाकर पैसे निकाल लिए, तो ये एक तरीका चेक ही आप लोग बोल सकते हो इस तरीके से। तो इसको स्टार्ट किया गया था 2018 में इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम के थ्रू यहाँ पर, और इंटरेस्ट फ्री है यहाँ पर, जिसके पास में चला गया उसी का हो गया, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर।
तो जिस टाइम पर ये लाया गया था उस टाइम पर यहाँ पर बड़ा फोकस दिया गया था कि केवाईसी की, इसमें बेसिकली केवाईसी ली जा रही है। केवाईसी मतलब क्या होता है, नो योर कस्टमर। जब बैंक में आप लोग अकाउंट खुलवाते हैं, बैंक वाले नहीं बोलते हैं केवाईसी कंप्लीट कर लो भाई, वही वाली केवाईसी है यहाँ। तो ये केवाईसी कंप्लीट है तो इसका मतलब पता है कि कौन बॉन्ड खरीद के लेके गया, पर लेकिन वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को देगा। एसबीआई ने तो बेच दिया बॉन्ड, वहां से ले गए आप लोग निकल कर, पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर आप लोग ले जाकर दे रहे हो ये नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि एसबीआई से निकल गया वो टोकन। अब जिसको आप लोग दोगे उस पॉलिटिकल पार्टी का पता नहीं अकाउंट कहां पर होगा, वो जाकर अपना उसको निकाल लेगा। तो ये पूरा प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो क्या जो भी पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है वो यहां पर ये इलेक्टोरल बॉन्ड ले लेती है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, इसके लिए भी एक प्रोसीजर रखा गया है। ऐसे तो कुकर मुत्ते की तरह दुनिया भर की पॉलिटिकल पार्टी आ जाएंगी, तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर डेवलप किया गया है। जैसे कि अगर सेक्शन 29A के बारे में बात करें, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है 1951। 50 कौन सा है? वो हमारे लिए है, वोट वगैरह सारी चीजें। 51 कौन सा है? पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है। तो अगर आप लोग जो एटलीस्ट 1% वोट आप लोगों को मिली हो, जो अभी मोस्ट रिसेंट इलेक्शन हुए हैं, वो जनरल इलेक्शन हो या फिर असेंबली के इलेक्शन हो, तो ही आप लोग इलेक्ट्रोल बॉन्ड आप लोगों को मिल पाएगी। यानी कि हवाबाजी नहीं कि हाँ भाई साहब हमको भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड दे दो, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप लोगों ने आप लोगों ने पता चला कल ही पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, चंदा लेने के लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड दे दो, ऐसे होने लगा तो भाई साहब हो गया फिर तो काम। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक पूरा प्रोसीजर है जिसके थ्रू इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है वो लिए जाते हैं, और फिर ले जाकर आप लोग चाहे जिस पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं तो वहां पर आप लोग उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसीजर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है, खरीदने से लेके पर्टिकुलर जो अपनी चॉइस की पॉलिटिकल पार्टी को देने तक का। तो ये जैसे दिखाया मैंने अभी एसबीआई का द्वारा यहां पर इसको एक तरीके से पब्लिकली रखा जाता है। अभी यहां पर ये सारी चीजें, अभी अगर बात करें डोनर के द्वारा कितना पैसा दिया गया, तो ये दिखा रखा है 2008 में, यहां पर जो 18 में सॉरी, यहां पर 1000 करोड़ आया था, 5000 करोड़ 2019 में, फिर लगभग यहाँ पर 363 जो करोड़ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला 2020 में। वैसे भी कोविड-19 आ गया था, खस्ता हालत तो रखी थी, तो यहाँ पर बिल्कुल कहानी खत्म हो गई। फिर 1500 करोड़ हो गए यहाँ पर, ठीक है, 2021 में, और फिर 2252 करोड़ कब हो गया यहाँ पर, ये हो गया 2022 में। तो यानी कि अब फिर से और अच्छे से लेवल पर यहाँ पर चीजें आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो यानी कि इतने सारे इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो हैं अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का यहाँ पर ये आंकड़ा पार कर चुके हैं, और यहाँ पर ये पैसा जो है ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास जा रहा है। अब पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर पैसा आप लोगों ने दे दिया, पॉलिटिकल पार्टी क्या करते हैं उन पैसों का, तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर पैसा लेती हैं तो फिर आप लोग देखते हैं उसी के बेस पर वो इलेक्शन लड़ती हैं। उनका खर्चा जो रहता है, उनके कार्यकर्ता जो रहते हैं, उनके पंपलेट जो छापे जाते हैं, उनकी जो आगे चल के जो मीटिंग होती है, अपनी चीज़ों को मेंटेन रखने का जो काम करती हैं, तो ये चंदा बेसिकली यहाँ पर मिलता है। पर लेकिन जितनी अच्छी चीज़ें देखने में लगती हैं उतनी अच्छी होती नहीं है। बैकग्राउंड में नहीं कहते कि एक तरीके से ऊंची दुकान फीके पकवान, या फिर कहने हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। ऐसा क्यों बोल दिया सर आपने? आप क्रिटिसाइज कर रहे हो क्या इसको, इलेक्ट्रोल बॉन्ड को? ऐसा नहीं है मेरे भाई, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, इसके पीछे रीजन है, आखिर मुद्दा क्या है। सबसे पहले इलेक्ट्रोल बॉन्ड जब यहां पर बैंक से खरीदा जाता है, ठीक है, तो यहां पर अब जिस पॉलिटिकल पार्टी को यहां पर ये बॉन्ड दिया जाता है, मेनली आप लोगों को देखने को मिलेगा वो पॉलिटिकल पार्टी होती है जो रूल कर रही होती है। यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, ABCD हर एक स्टेट या फिर सेंटर में, उसी को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा मिलता है। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। तो यानी कि इसका मतलब तो ये होगा जो पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपना काम निकलवाएंगे कल को चलकर। यानी कि आगे चलकर गवर्नमेंट को जो भी यहाँ पर बिजनेसमैन पैसा देगा, तो यहाँ पर इतना कहीं ना कहीं जो बिजनेसमैन है वो अपना काम निकल पाएगा। तो जनता के हाथ कुछ नहीं लगने वाला है इससे, और जनता को पता भी नहीं चलता है कि पैसा कहां पर आ रहा है और कहां पर जा रहा है। यानी कि पब्लिक को पता ही नहीं चल पाता है यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है डोनेशन क्या आ रहा है। बहुत ही रेयर एक आधी पॉलिटिकल पार्टी आकर बताती है कि भाई साहब इतना पैसा मिला है, वही बताएगी जिसको कम मिला होगा, ज्यादा वाला वहां पर नहीं बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह, कोई भी इनको नीड नहीं है ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। आप लोग अपना जो भी मनी कमाते हैं तो आप लोगों को पता है कि एक पर्टिकुलर जो लेवल की इनकम जब होती है तो उसके ऊपर आप लोग बेसिकली ITR फाइल करते हैं, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न आप लोग फाइल करते हैं। पर लेकिन यहां पर ये 1 बिलियन से भी ऊपर यानी कि 10,000 करोड़ यहां पर ये अपनी एक कंपनी बनाए बैठे हैं, और इनको यहां पर ITR फाइल करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। और ऊपर से यहां पर पहले एक कैप हुआ करता था पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देने के लिए कि ये कंपनी जो है इससे ज्यादा चंदा नहीं दे पाएगी। अभी वो कैप भी हटा दिया है, भाई साहब खुला दरबार है, जितना चाहो उतना चंदा आप लोग दो। तो इसके चलते कई बार ऐसा रहता है कोई ब्लैक मनी को भी यहां पर एक तरीके सिस्टम में लाने की कोशिश करे तो आराम से उसको सिस्टम में लेकर आ सकता है। तो इसके चलते भी यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे हैं। तो ये तो एक नॉर्मल चीजें बताई। अभी इससे भी बड़े बड़े कंसर्न में आप लोगों को गिनाऊंगा तो आप लोग हैरान हो जाओगे कि यार ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। वो क्या है अभी यहां पर देखिएगा थोड़ा सा,
और ये आंसर राइटिंग के लिए भी आप लोग यूज कर सकते हैं अगर क्वेश्चन लिखने के लिए आप लोगों को दिया जाए। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इवन इंटरव्यू में भी आप लोगों से पूछ लेगा, बोलेगा बताओ भाई साहब ये जो बोले अभी बॉन्ड आए बताओ ये सही है या फिर गलत है। आप लोगों ने देखा होगा इसके ऊपर जब ये आए थे तभी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था, बहुत सारे आर्टिकल भी छपे थे, मैंने बहुत सारे आर्टिकल डिस्कस भी किए थे आप लोगों से। तो यहाँ पर कई सारे आर्टिकल ऐसे हैं, एक जो आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे योगेंद्र यादव जी हैं शायद उनका नाम, जो आर्टिकल लिखते हैं, कई सारे आर्टिकल तो उनके द्वारा भी लिखे गए थे। ठीक है, अभी अगर बात करें यहाँ पर जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह कि एक तरीके से जो बेसिक आइडिया था कि जनता को पता चलेगा चीज़ों का, ट्रांसपेरेंसी आएगी इलेक्शन फंडिंग के बारे में, वो सारा बिल्कुल खत्म हो गया। यानी कि जनता को तो क्या मिला, बाबा जी का टुल्लू जैसे, बेसिकली कुछ भी नहीं मिला उनको। तो अगर देखा जाए उनको पता ही नहीं चल रहा है किस बैंक में से कौन से बैंक में पैसे आ रहे हैं, बस ट्रांजेक्शन चल रहा है और 10,000 करोड़ का पैसा चला गया। तो ये एक गलत चीज़ यहाँ पर होगी। दूसरा सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि अगर आप लोग बात करें यहाँ पर जो भी मनी यहाँ पर आ रही है तो बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पर लेकर आ रही है। ठीक है, तो रूलिंग पार्टी के पास से मैक्सिमम फंडिंग आप लोगों को जाते हुए नजर आएंगी। तो जो बिग कंपनी है यहाँ पर एक तरीके से वो क्या कर रही है, वो फायदा उठाएंगी। ठीक है, एक तरीके से वो देखिए होता क्या है नॉर्मली, अगर मान लीजिए कोई गलत तरीके से पैसा कमा रहा है, एक तो उसका पैसा खपत जाता है, चलो पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे देते हैं, और उसका पैसा खपतने के बाद में उसका काम भी निकल जाता है उस पॉलिटिकल पार्टी से। लेकिन इसका अपोजिट भी होता है, कई बार पॉलिटिकल पार्टी जो है कंपनी देखती है अच्छा काफी अच्छा खासा पैसा कमाया जा रहा है हमारे राज्य में, तो उनसे एक बार उससे कई बार से नहीं कि हफ्ता वो नहीं खो के पहुंचा देना भाई। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से देखने को मिलते हैं यहाँ पर कि काम निकलवाना है तो ये काम करना पड़ेगा। और इसी के चलते अभी तो आप लोगों ने देखा ही होगा रिसेंटली कई सारे ऐसे इश्यूज देखने को मिले, कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बेसिकली राज्य के अंदर ज्यादा हो रहा था, खरीदे बेचे जा रहे थे एमएलए। तो कई सारी ऐसी न्यूज सामने निकल कर आती हैं तो भी खतरनाक माहौल क्रिएट कर देती है। तो डेमोक्रेसी के लिए बड़ा खतरा हो जाता है। मान लीजिए कल को आप लोगों को इलेक्शन लड़ने हैं या फिर मुझे इलेक्शन लड़ने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल अपने जो भी पैसे होंगे थोड़ा बहुत या फिर थोड़ा बहुत चंदा जितना हो पाएगा, मतलब उससे अपने इलेक्शन लड़ने की कोशिश करेंगे। हम ऐसा तो है नहीं कल को चलकर बोलेंगे 50-100 करोड़ रुपए भाई साहब इलेक्शन पे लुटा देंगे, ऐसे तो हम लोग शरीर किडनी बेचकर भी नहीं निकाल पाएंगे। तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन अगर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड लाना है, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि एक बेसिक माहौल आप लोगों को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से जो डेमोक्रेसी है उसके लिए खतरा हो जाता है, क्योंकि पता नहीं कहां से पैसा किसको आकर किसको जिताकर चला जाता है। इसी के साथ में जो हम जैसे जो लोग हैं, आप लोगों को पता है हमको किसी को कल को चलकर वोट देनी है, तो यार हमको पता तो होना चाहिए उसके बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि कम से कम आप लोगों को यहाँ पर जनता को बताना चाहिए। आर्टिकल 19 जो है उसके तहत यहाँ पर उनको अधिकार है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बात करें तो राइट टू नो भी यहाँ पर आता है कि उनको पता होना चाहिए यार जो 5 साल तक हमारे ऊपर बैठेंगे लोग आकर वो क्या क्या गंदी हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर उसका पता होगा तो हम लोग सही तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि सही आदमी है या फिर ई रोंग नंबर है, तो वो वाली चीज़ समझ में आएगी। तो ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि सारी चीज़ों में एक बैलेंस होना चाहिए। तो एक ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है। इसी के साथ में फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही। इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है एक तरीके से उसकी डिटेल मिल नहीं पाती है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी कहाँ से हो गए, तो ये आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसी के चलते यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इश्यूज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं पैरेलल में। ये खतरनाक लेवल की चीज हो जाती है। इसके ऊपर तो मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जितने क्वेश्चन मार्क लगाए जाए उतने ज्यादा है उतने कम है। रीजन क्या है, यहाँ पर एक नेक्सस बन जाता है पॉलिटिकल लीडर और जो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बिजनेसमैन उनके बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया, इसको क्रोनिक कैपिटलिज्म आप लोग बेसिकली बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है वो कैरेक्टराइज कराया जाता है एक तरीके से कि बिजनेसमैन का रिलेशन हो गया गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ में। तो गवर्नमेंट ऑफिसर कोई स्कीम निकाल के लेकर आएगा, कुछ भी एक तरीके से चीजें करेगा, तो उसमें इस तरीके से लेकर आएगा ताकि जो भी यहाँ पर उसके यार दोस्त हैं उनको फायदा हो सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। तो ये भी एक अलग से कॉन्सेप्ट होता है पूरा। ठीक है, अब इससे पता चलेगा कि कितने अच्छे से आप लोगों ने ये पर्टिकुलर टॉपिक सुना था। देखता हूँ कौन कौन से आंसर दे पाता है। बात की जा रही है यहाँ पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में और 3 स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये आप लोग क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी गलत कर सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चलिए आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। पहले बोला गया है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो यहाँ पर जो ये इंट्रोड्यूस किया गया है इलेक्ट्रोल सिस्टम, यहाँ पर अगर बात करें इलेक्ट्रोल बॉन्ड सिस्टम, तो ये इंक्रीज करेगा ट्रांसपेरेंसी इन द पॉलिटिकल फंडिंग। जो पॉलिटिकल फंडिंग है उसमें ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करेगा। दूसरा बोला गया एनी पॉलिटिकल पार्टी जो कि रजिस्टर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में वो एलिजिबल है ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम के अंदर में। तीसरा बोला गया ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक हैज गिवन द मतलब एक तरीके से ऑथराइजेशन फॉर हैंडलिंग द इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर आप लोगों के हिसाब से क्वेश्चन मतलब सही है। ठीक है, ए बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोगों के हिसाब से क्या है आंसर, इसको अटेम्प्ट कीजिए वीडियो को पॉज कर और मैं आप लोगों को बताता हूँ मैक्सिमम जो है गलत आंसर देने वाले हैं। ठीक है, कर लिया अटेम्प्ट, ए बी सी एफ डी बताइए।
हो गया अटेम्प्ट। अब देखिए यहाँ पर अगर आप लोगों ने इनकरेक्ट शब्द आप लोगों ने यहाँ पर नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब ये है कि आप लोग जो है क्वेश्चन को गलत कर बैठे हैं। यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है। पहली सही है कि हाँ कुछ हद तक यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंसी इंट्रोड्यूस कर रहा है। क्या, जैसे कि केवाईसी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दी, कम से कम ये पता है कि पैसा कौन दे रहा है। पहले तो यही नहीं पता रहता था चुन्नू मुन्नू टुन्नू कौन पैसा दे के चला गया। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई यहाँ पर, तो इसके बारे में याद रखते हैं। और पूछा इनकरेक्ट गया है तो इनकरेक्ट बाकी की तो है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी ना है, वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि 1% वोट अचीव करती है पिछले इलेक्शन में। इसी के साथ में ऑल बैंक थोड़ी ना है, यहाँ पर एसबीआई को मेनली यहाँ पर ये पावर दी गई है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर बी हो गया। तो इस तरीके से आप लोग देखिए क्वेश्चन का पता होते होते भी यहाँ पर बेसिकली गलत हो जाता है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देने वाली है, ठीक है। तो ये था पूरा आंसर, यहाँ पर आप लोगों के सामने है, ये आंसर इसका बी हो गया। एक छोटी सी स्लाइड यहाँ पर और डाल दिए, अगर आप लोग चाहो तो इसको भी पढ़ सकते हो। कैपिटलिज्म और बेसिकली जो यहाँ पर बात की जा रही है कॉर्पोरेटाइजेशन या फिर आप लोग क्रोनी कैपिटलिज्म इसको बोल सकते हैं। मैक्सिमम चीजें आप लोगों को सही देखने को मिलेगी, पर कहीं कहीं आकर जैसे कि ये वाला आप लोगों को डिफरेंस यहाँ पर नजर आएगा। गवर्नमेंट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है क्रोनिक जो यहाँ पर बेसिकली क्रोनी कैपिटलिज्म में अपने फेवर के लिए, ठीक है। और कंज्यूमर एक तरीके से उनको फोर्स किया जाता है बाय करने के लिए ओल्ड प्रोडक्ट, ऐसी भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। मैक्सिमम तो वही है कि यहाँ पर इंडिविजुअल का कोई आइडिया होता है, कंपनी स्टार्ट करते हैं, कंज्यूमर को बेसिकली एक तरीके से कंज्यूमर जो रहता है वो एक गिव द कंपनी मनी फॉर द प्रोडक्ट। तो ये सारी चीजें तो चलती हैं, पर लेकिन कुछ ऐसी चीज रहती है कि गवर्नमेंट जो प्रेजेंट टाइम पे पावर में रहती है और जो यहाँ पर जो कंपनी रहती है उसमें एक नेक्सस हो जाता है, ठीक है, ताकि यहाँ पर अपना हिसाब से काम चला सके। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बॉन्ड के बारे में कुछ भी अब लिखने के लिए आ जाए, मुझे नहीं लगता कि अब आप लोग कोई कंफ्यूजन होगा। पूरे डिटेल में एक एक पॉइंट आप लोगों को पढ़ा दिया यहाँ पर, और इसी के साथ में ये आंसर राइटिंग के लिए भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं काफी अच्छे से, और आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से टॉपिक को आप लोगों को पढ़ना है और फीडबैक जरूर देना है, जैसा मैंने बोला है, उसके बिना काम नहीं चलता है, ओके। कई सारे बच्चे बोले हैं सर आर्टिकल देख लिया करो, कई सारे आर्टिकल छूट जाते हैं। फ्री बी का आर्टिकल है अभी 2-3 दिन पहले कवर किया है, फिर से कोई मतलब नहीं है टाइम पास करने का तो आप लोगों के लिए, इसीलिए एक्स्ट्रा आर्टिकल आप लोगों के कवर हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो फ्री बी वाला आर्टिकल है, ये अभी अलकायदा वाला जो मरा है उसके बारे में आप लोगों को स्टार्टिंग में बता ही दिया। पूरा का पूरा आर्टिकल आप लोग यहाँ पर देखते हैं। यूएसए के और ताइवान जो चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि रोकते रोकते वहां पर लीडर पहुंच गए, उसके बारे में फिर वही फालतू की नोटंकी गिरी लिख रखी है। आप लोग को ये चीजें जब चलती है ना, प्रोसीजर में चलती है, तो उनको आप लोग छोड़ सकते हैं। ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में हजारों बार डिस्कस किया जा चुके हैं, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आर्टिकल है यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ठीक है। अंटार्कटिका एक्टिविटी के बारे में, अंटार्कटिका बिल के बारे में अभी 3-4 दिन पहले, एक हफ्ते की न्यूज है सारी जो मैंने अब आप लोग कवर करा रखी है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में जब कंप्लीट हो जाएंगे एक वीडियो बना दूंगा, पहले पढ़ा रखा है, कोई बात ही नहीं है। ये पॉलिटिकल आर्टिकल है, डेटा पॉइंट है, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराई देता हूँ। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। बीएसएनएल के रिफॉर्म के बारे में भी 2 दिन पहले पढ़ा है, फिर से वो आर्टिकल छपा हुआ है। पीएमएलए के बारे में पढ़ा है, फिर से छपा हुआ है। अब इसको फिर से सारे को अगर मैं आप लोगों के सामने रखूं इसको वीडियो के अंदर डालकर, तो कोई मतलब थोड़ी ना है। अब जो मैंने एक्स्ट्रा चीजें डिस्कस की फिर ये नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये मत सोचा करो यार कुछ आप लोगों का छूट रहा है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और उसमें को गो थ्रू होता हूँ। हाँ ये रहता है कि आप लोगों को लगता है कि फिर से वही चीजें रिपीट कर देता, तो जो अभी डिस्कस किए इतनी सारी नई नई चीजें, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं आप लोगों को, फिर वो चीजें नहीं हो पाती यार, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ जैसे चीजें चल रही हैं उसको एंजॉय करते रहो और ट्रस्ट करो मेरे ऊपर और अपने ऊपर। एग्जाम में जाकर बैठोगे तो कभी भी निराश नहीं होने दूंगा। जो पढ़कर जाओगे इतना अच्छे से अटेम्प्ट करके आओगे कि आप लोगों को लगेगा कि हाँ रियलिटी में अच्छे से पढ़ाई करिए। तो इतना कम से कम ट्रस्ट तो यार आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है कुछ बातें, बाकी आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 आर्टिकल मैंने आप लोगों को बताई दिए यहाँ पर स्टार्टिंग में ही यहाँ पर, और इसी के साथ में मोंकी पॉक्स की बीमारी जो देखने, ये मोंकी पॉक्स कहाँ है, मोंकी पॉक्स तो आगे था। ये तो बंगाल के अंदर में जो यहाँ पर अभी टीचर का जो स्कैम देखने को मिला है, मैडम कह रही है कि वो मेरा पैसा है। हाँ तुम्हारा पैसा हो गई, कंडीशन ही ऐसी है, फ्री का माल मिलता है ना। ये यहाँ पर जो अभी आप लोगों को देखने को मिला लैंडस्लाइड, उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो ये काफ़ी बुरी कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं। और केरला के अंदर कई सारे लोगों की जान भी जा चुकी है इसकी वजह से। तो मेरी एक हिदायत या सजेशन आप लोग बोल सकते हैं, इस टाइम पर जब बारिश होती है ना, उस टाइम पर आप लोग बाहर मत जाया करो कहीं घूमने के लिए, खासकर पहाड़ी इलाकों में। फालतू में इस तरीके के इंसिडेंट फिर देखने को मिलते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर मोंकी पॉक्स जो है उसके केसेस और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और ये तो रिपोर्ट हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे होंगे जो रिपोर्ट भी नहीं हो रहे होंगे। तो यार अपना ध्यान रखिए आप लोग अच्छे से थोड़ा सा, ठीक है। ये है यहाँ पर एमजी नरेगा के बारे में, तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो कि आप लोगों से मैंने डिस्कस की थी यहाँ पर मंथली वीडियो के अंदर भी काफी डिटेल में। एमजी नरेगा एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप लोगों को हर महीने न्यूज में देखने को मिलता है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोग एक बार इनको तैयार कर लो, फिर कभी भी क्वेश्चन आएगा तो बल्ले बल्ले झूमते झूमते आप लोग इनके आंसर देकर आओगे। जैसे कि अभी यहाँ पर अगर बात करें एमजी नरेगा जो है वो 2-3 चीजों की वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में था। एक तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है अटेंडेंस के लिए, जिसकी वजह से इशू देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ में कई बार आधार कार्ड के साथ में कनेक्टिविटी कोशिश की जाती है,
तो यहाँ पर ये रहता है कि कई बार उनका कंफर्मेशन नहीं हो पाता है, तो उसके भी इशू कई बार देखने को मिलते हैं। इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं हो पाती है, वो भी इशू रहता है। यानी कि एक तरीके से उनके हाथों में कईयों के घड़ी भी बांधी गई यहाँ पर, ताकि वो काम प्रॉपर वे में कर सकें, तो वो भी इशू देखने को आ कि घड़ी में चीज़ें अपडेट नहीं हो रही है तो उनकी सैलरी कट जा रही है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे देखने को मिले, पर वो तो आंसर राइटिंग में आप लोगों के काम आएंगे। यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब आया था। तो 2005 में आया था यहाँ पर। ये इसको आगे चलकर रीनेम किया गया। क्या नाम रखा गया इसका? तो महात्मा, जो एक तरीके से इसके आते हैं कि महात्मा गांधी जोड़ दिया गया, और फिर एमजी नरेगा बन गए। इंडियन लेबर लॉ या फिर सोशल सिक्योरिटी के जो मेजर्स हैं यहाँ पर, एक तरीके से उसके ऊपर फोकस किया जाता है। और एक ऐसा इकलौता कानून है हमारे देश में जो कि राइट टू वर्क के बारे में बात करता है। मतलब जैसे कि बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन के बारे में बात की जाती है, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, तो संविधान में एक आर्टिकल भी रख दिया उसके लिए, आर्टिकल 21 है। तो सेम पैटर्न में आप लोगों को यहाँ पर भी चीजें देखने को मिलती है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसी के साथ में यहाँ पर जो उनका एक सिक्योरिटी होती है, उनके लाइवलीहुड, यानी कि उनको काम मिलता है गांव वाले एरिया में 100 दिन के लिए, तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है लोगों को। अनस्किल्ड लेबर फोर्स रहती है। सबसे पहले ये स्कीम जो है पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी 1991 में। फिर आगे चलकर यहाँ पर प्रपोज की गई थी, मतलब आगे चलकर फिर यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट किया गया ग्राम पंचायत के थ्रू, जो कि डीपीएसपी के तहत आर्टिकल 41 में जो राइट टू वर्क के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। तो इसी के चलते आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाते हैं, छोटे छोटे, किसके द्वारा स्टार्ट की गई, कौन इसको इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, ये सारी चीजें। और बाकी ये हैं आप लोगों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी, जो कि इसके साथ में कनेक्ट करते हैं। तो टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में से 8 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऐसे हैं जो कि इस पर्टिकुलर स्कीम के साथ में अलाइन करते हैं। तो ये आंसर राइटिंग के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑब्जेक्टिव में भी कोई टीचर आए घूमे हुए दिमाग का, उसको लगे कि चलो थोड़ा मजे लेते हैं बच्चों के, तो वो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर क्वेश्चन पूछने का मन करे तो यहाँ से आसानी से क्वेश्चन आप लोगों से बना सकता है कि एमजी नरेगा के साथ में कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं जिनको आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को दे देंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे बन जाएगा, तो कंफ्यूजन में नहीं आना है बिल्कुल भी। ओके, काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी पिंगलई वेंकैया, इनके बारे में, इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, इनके बारे में आप लोगों को याद होगा टेलीग्राम पर भी शेयर किया था। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं तो इनके बारे में, तो ये एक मतलब हमारे जो फ्लैग है इंडियन फ्लैग, उसके डिजाइनर थे। इनका जन्म 2 अगस्त को और 4 जुलाई को ये हमारे बीच में से गए थे। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, कम से कम कई बार एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और एक क्वेश्चन है जो कि एफडीआई और एफआईआई में कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसको एक बार एक्सप्लेन कर देना। हालांकि मैंने एक्सप्लेन किया है, चलो फिर भी बता देता हूँ, ये कई बार क्वेरी आ चुकी है इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि पार्टिसिपेटरी नोट्स भी अभी न्यूज में था, वो मैंने पढ़ाया था, उसको फिर से बता दूंगा। पर एफडीआई और एफपीआई के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ताकि कोई भी आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन न रहे। ये स्लाइड देखिएगा, कल को कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं आएगा जब आप लोग एक बार इसको समझ लोगे अच्छे से। एक साइड में हो गया एफडीआई, इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक उस साइड में हो गया एफपीआई, इसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सबसे पहली तो बात यह है कि अगर कोई इंसान आएगा, मान लीजिए आप लोगों ने कोई कंपनी खोली और बाहर से आकर कोई कह रहा है कि आप लोगों की कंपनी के 5% शेयर मुझे चाहिए, तो इसका मतलब ये होगा कि वो आप लोगों की कंपनी में मालिक बनना चाहता है, यानी कि आप लोगों की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई सारी कंपनी जो है अपने शेयर बेचती हैं। अभी यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, कुछ दिनों पहले आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने मार्केट में LIC के शेयर निकाले थे। तो अगर कोई भी उसके शेयर आकर खरीदता है तो उसका मालिकाना हक रखता है उस कंपनी का। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, मालिकाना हक रखते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि आज आए और कल निकल गए, क्योंकि कंपनी में इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर रहे हैं। पर लेकिन इनका क्या रहता है, शॉर्ट टर्म रहता है, आज लगाए कल निकाल कर ले गए। तो काफी एक तरीके से प्रॉफिट के बेस पर काम करते हैं। अगर इनको यहाँ की जगह कहीं और प्रॉफिट मिलता है तो तुरंत वहां पर भाग जाएंगे। तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। इनका एम है कि इंक्रीज करे कैपेसिटी, प्रोडक्टिविटी, और एक तरीके से मैनेजमेंट के अंदर भी इनका कंट्रोल रहता है। अगर आप लोगों को पता होगा किसी भी कंपनी में अगर 51% शेयर या फिर इससे ज्यादा हो जाते हैं किसी दूसरे इंसान के, तो वो उसका मालिकाना हक रखने लगता है, यानी कि उसके डिसीजन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसलिए बोलते हैं कि गवर्नमेंट को कोई भी कंपनी अगर बेचनी चाहे तो वो उसको 50% से ज्यादा शेयर न दे, ताकि उसके हाथ में भी कंट्रोल बना रहे गवर्नमेंट के। पर लेकिन ये क्या करते हैं, पैसा लेकर आते हैं और अपना काम करके निकालते हैं। ये क्या करते हैं, फिजिकल एसेट क्रिएट करते हैं। मतलब आएंगे यहाँ पर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस कंपनी में शेयर रहेंगे इनके। अब वो कंपनी आगे चलकर और काम करेगी और जगह जगह ऑफिस खोलेगी, अपने प्रोडक्ट बनाने की यूनिट खोलेगी। तो इनका ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब ये क्या करते हैं, तो कैपिटल प्रोवाइड कराते हैं, पैसा आता है, पैसा लो भैया, अपना मजे करो, जो करना है तुम लोगों को, तो पैसा मिलेगा शॉर्ट टर्म के लिए।
ये क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होती है, कई बार यहाँ पर मैनेजमेंट में इनपुट भी रहता है इनका, यानी कि एक तरीके से जैसे घर में आकर किसी के साथ में बात करना और परिवार का पार्ट बनकर रहना। एक तरीके से आप लोग ये समझते हैं जैसे ये अंग्रेज बोल सकते हैं आप लोग इनको, ठीक है। अंग्रेज हमारे देश में आए और लूट के ले गए, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं, पर लेकिन ये लूट के नहीं ले रहे हैं, ये यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पर लेकिन अंग्रेज जो है यहाँ पर कुछ फायदा नहीं चाहते थे कि इनका कुछ फायदा हो, यानी कि हमारे देश में आए हमारा कुछ फायदा हो, उनको बस अपना प्रॉफिट दिख रहा था। पर लेकिन ये कौन है, ये ऐसे हैं जैसे मुगल भी बाहर से आए थे, तो उन्होंने क्या किया, यहीं पर ही आकर रहने लगे, अपना घर बनाया, अपना यहाँ पर इस कंट्री को अपनी कंट्री माना और चीज़ों को आगे लेकर चले। हालांकि उल्टी सीधी हरकतें उनके द्वारा भी कई सारी की गई है, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश लोग थे यहाँ पर, उनके साथ में गलत काम किए गए उनके द्वारा भी काफ़ी सारे, पर लेकिन फिर भी वो यहाँ पर ही रहकर अपना प्रॉफिट देख रहे थे, ठीक है। यहाँ की चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। बड़े बड़े आप लोगों ने देखा यहाँ पर लाल किले, ये सारे जो ताजमहल वगैरह बनवाए गए, तो आप लोग बोल सकते हैं उनके द्वारा यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट किया गया, यानी कि यहाँ पर रहे और अपने आप को, जिंदगी को यहीं पर ही उन्होंने इंजॉय किया। पर लेकिन ये क्या है, ये अंग्रेजों की तरह है, आए और निकल लिए, तो ओनली कैपिटल आता है इनका, ये अपना एंजॉय करते रहते हैं। एफडीआई जो है वो प्राइमरी मार्केट में नॉर्मली देखने को मिलेगा। मैंने बोला ना एलआईसी के शेयर निकले, तो जो शेयर निकलते हैं ना, जिनको जो आईपीओ बोलते हैं आप लोग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो वो यहाँ पर इसमें ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। पर लेकिन ये नॉर्मली सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे, और इसको स्टॉक एक्सचेंज में आप लोग इन्वेस्टमेंट एक तरीके से बोल सकते हैं। एंट्री और एग्जिट जो है वो काफी डिफिकल्ट होगी, क्योंकि आओगे इन्वेस्टमेंट करोगे, कंपनी का मालिकाना हक लोगे, तो आप लोग वहां पर एक तरीके से उसका घर का पार्ट बन गए। अब कल को निकल कर जाओगे तो बिल्कुल ऐसे जैसे दो भाई जो होते हैं वो अलग होते हैं, वो वाला माहौल देखने को मिलेगा। पर लेकिन यहाँ पर एंट्री और एग्जिट जो है वो रिलेटिवली ईजी होगी। क्यों? क्योंकि कोई मालिकाना हक ही नहीं है, पैसा लगा रखा है, उठा कर ले गए जरा सी देर में, तो आप लोगों को यहाँ पर ये माहौल देखने को मिलेगा। एफडीआई जो है वो एलिजिबल है फॉर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, यानी कि एक तरीके से ये यहाँ पर जब प्रॉफिट होता है तो इनको भी वो प्रॉफिट का पार्ट मिलता है, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर आप लोग देखोगे तो कैपिटल गेन लेते हैं, यानी कि मार्केट में जो लगा रखा है पैसा, उसमें से जो भी इनका जो निकल कर आ रहा है वही आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं लोग, तो वही वाला माल रहेगा यहाँ पर। ऐसा नहीं कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो इससे इनको कोई ज्यादा मतलब है, ठीक है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं। पर हाँ, पूरा मार्केट अगर प्रॉफिट रहेगा तो इनको फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें, ये ज्यादा है, ये नहीं एक तरीके से एक्सपेक्टेशन लगा लेना कि अच्छा यहाँ ऐसा हो रहा है वहाँ ऐसा हो रहा है, और उसके बेस पर ये ज़्यादा चलते नहीं है, ये ज़्यादा फिक्स चीज़ पर ज़्यादा फोकस रहता है इनका। पर लेकिन ये तो पूरा इस पे चलते हैं, अभी यहाँ पैसा महंगा मिल रहा है, यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर आ गए, कल को यूएसए में हो रहा है तो यूएसए में भागे, तो इनका वो वाला माहौल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दोनों को कंपेयर जब करोगे तो ये ज़्यादा स्टेबलिश है एफडीआई वाले, और ये अनस्टेबल आप लोग बोल सकते हैं। डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में, आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। लेबर वेज में भी काफी बड़ा रोल प्ले होगा, क्योंकि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे आएंगे तो बोलेंगे भी कि भाई भैया ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। इनका कोई मतलब नहीं है, भाई साहब तुमको जो करना है कर लो, हमको तो इन्वेस्टमेंट करना है, प्रॉफिट लेना है, मिलेगा सही है, नहीं तो निकाल कर कहीं और ले जाएंगे अपना पैसा। इनका ये फंडा आप लोग को देखने को मिलेगा। 5 नए शब्द जो कि आप लोग की वोकेबलरी में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इनको अच्छे से आप लोग इनको करिएगा। इनके ऊपर आप लोगों को बेसिकली एक एक सेंटेंस फॉर्म करना है, अगर लंबे समय तक आप लोग इनको याद रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोगों को आंसर राइटिंग में, स्पीकिंग में, और इसी के साथ में एंटोनिम सिनोनिम्स पूछे जाते हैं कई बार, जैसे कि एनडीए सीडीएस के अंदर, तो वहां भी आप लोगों को ये फायदा पहुंचाएंगे, ठीक है। बात की जा रही है लेजिटिमेट, वैध, यानी कि ये पर्टिकुलर चीज लेजिटिमेट है, यानी कि एक तरीके से कंफर्मेशन रहता है कि हाँ ये एक तरीके से कानून के हिसाब से ये चीजें है कि हाँ ये काम आप लोग कर सकते हैं, लेजिटिमेट है, इसमें कोई गैर कानूनी चीजें नहीं है, ठीक है। कॉमरेडरी का मतलब होता है मेल मिलाप, म्यूचुअल ट्रस्ट, फ्रेंडशिप, जैसे कि सभी फैमिली के मेंबर है, मैंने देखा है कई बार कि कोई नीचे क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग उसको रिप्लाई करते हैं, तो ये अपने आप में काफी बड़ी बात है कि एक दूसरे को रिप्लाई कर देना, जिसको जानते भी नहीं है, अगर किसी से कभी मिले भी नहीं है, कोई कुछ किसी का डाउट रहता है तो वो एक तरीके से दूसरे की हेल्प कर देते हैं, ठीक है। तो म्यूचुअल एक तरीके से यहाँ पर काम चलता है, तो अच्छा है, साथ मिलकर यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। इंचिंग अप होता है मतलब एक तरीके से ऊपर उठना, ठीक है। एडवांस करना किसी चीज को, एक तरीके से नहीं, स्मॉल एक डिग्री ऑफ स्टेप, समथिंग आगे बढ़ना, ऊपर उठना, एडवांस करना चीजों को। ये है सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है अधिक, यानी कि जैसे कि अगर आप लोग बोल सकते हैं कि आप लोगों के पास में जैसे कुछ किसी पर्टिकुलर ओकेजन पर आप लोग जा रहे हैं और आप लोग वहां पर कि हाँ मनी है यार तुम्हारे पास में, कि हाँ मेरे पास में ले सरप्लस मनी है, अगर तुमको थोड़ा चाहिए तो तुम भी यूज कर लो, बाद में दे देना, ठीक है। इस तरीके से आप लोग बोल सकते हो। तो सरप्लस का मतलब है, मतलब एक तरीके से अमाउंट जो होता है थोड़ा सा बच जाता है यूज करने के बाद भी, ऐसा भी बोल सकते हो। प्रोब क्या होता है? जांच होता है। जैसे कि वेस्ट बंगाल के अंदर में जो भी अभी टीचर को लेके इशू चल रहा है, अब उत्तर प्रदेश के अंदर में अभी लेखपाल के पेपर थे आई थिंक, उसमें यहाँ पर अभी सेम हरकत अभी देखने को मिली, तो ये एक तरीके से गड़बड़ हो जाती है, तो फिर उसमें प्रोब करते हैं, उसको चेक करते हैं कि हरकतें क्या चल रही है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है वर्ड, और ये ऐसे हैं जो रेगुलरली आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है।
तो इसके बारे में आइडिया रखेगा। ये बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर बात करें, ली कार्बोजी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो इसका मतलब यह है कि आप लोग चंडीगढ़ के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। तो चंडीगढ़ जो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, जो कि खासकर आप लोग बोल सकते हैं पंजाब और हरियाणा के दोनों के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग एक लोकेशन बोल सकते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इसको जो डिज़ाइन किया गया था, उसका जो आर्किटेक्चर आप लोग देखने को उसका जो स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर आप लोग देखोगे ना, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग आप लोगों को नजर आएगा। तो अर्बन और इसी के साथ में जो यहाँ पर आर्किटेक्चरल जो वर्क है वो ली कार्बोजी के द्वारा यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर इसके बारे में आप लोग ये याद रखिएगा। और यहाँ पर इतना शानदार तरीके से चीज़ें की गई हैं, जो प्रोजेक्ट किया गया चंडीगढ़ को, तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको यहाँ पर बेसिकली इसका नाम डाला गया, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कार्बोजी, तो यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन का काम यहाँ पर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया। इतना शानदार तरीके से उस पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा ये काम किया गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले कल को कोई, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये चंडीगढ़ के बारे में बात की जा रही है। आप में से कभी ना कोई जो पंजाब के एरिया के रहने वाले हैं वो तो समझ में आता है। आप में से कभी कोई चंडीगढ़ जाए घूमने, तो वहाँ पर कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। एक पर्टिकुलर जो पार्क टाइप में है वहाँ पर, वो नहीं थे टूटे फूटे बर्तन, उनसे मतलब एक तरीके से जो ये कप प्लेट वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो उससे बनाया गया है। पार्क का नाम माइंड से स्लिप हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग है यार, उसको जाकर देखेगा। मैंने देखा, मतलब मज़ा आ जाता है देखकर, ठीक है। मतलब आप लोगों को बहुत ही शांति मिलेगी। ऐसा भी नहीं बहुत खबर तबड़ वाली चीज़ें, बड़ी शांति है अंदर अगर आप लोग जाओगे उसमें। तो बड़ा ही अच्छा मतलब एरिया वहाँ पर बिल्कुल उसको अच्छे से डेकोरेट किया गया, ठीक है। तो ये एक तरीके से वो चंडीगढ़ के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और भी कई सारी चीज़ें अच्छी अच्छी, तो आप लोग घूमोगे तो आप लोग को अच्छा लगेगा। तो एक अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर भी यहाँ पर उसको इस्तेमाल किया सकते हैं। तो इसके बारे में बेसिक चीज़ें याद रखिएगा। तो ये आप लोगों से कई बार क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई आप लोगों के लिए। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन? फीडबैक जरूर दिया करो यार। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है, अगर आप लोग फीडबैक नहीं देते हैं तो फिलहाल जो भी यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें होती है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया वीडियो के अंदर में, वो सारी हरकतें रेगुलर चलती रहेगी। आप लोग फीडबैक दो कम से कम, उससे क्या रहेगा, यूट्यूब को पता चलेगा कि ये वीडियो सही है या फिर गलत है। वरना फिर ये इशू यार रेगुलर देखने को मिलेंगे और मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। वीडियो गायब हो जा रही है, इस तरीके से उसको इनएप्रोप्रिएट बता दे रहे हैं। तो ये आप लोगों के हाथ में, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है। डिसलाइक कर दो अगर पसंद नहीं आ रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप लोग उसको शेयर कर सकते हैं। तो इससे मतलब एक सही इंडिकेशन जाता है यूट्यूब को, ठीक है। बाकी PDF टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर लेना, सारी चीज़ें आप लोगों को इकट्ठी मिल ही जाती है वहाँ पर। क्वेश्चन भी देता हूँ, क्वेश्चन भी आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो इससे अच्छा लगता है मुझे जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ओके। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन आज की। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।